हाय एवरीवन वेलकम सर क्या पढ़ने वाले हैं आज, क्या नया टॉपिक होने वाला है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है ना वो पिछले के जैसे ही बिल्कुल मिलता जुलता है। मिलता जुलता का मतलब सर, क्योंकि वो भी मैंने बताया था एक बहुत असेंशियल एस्पेक्ट था। कौन सा सर? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बताया था या नहीं बताया था? बताया था सर। अब उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम एक बात कर रहे थे कि उस डॉक्यूमेंटेशन को मोटा करने का काम कौन करता है, बल्कि करने का काम, उसका एक्सटेंट बढ़ाने का काम कौन करता है सर? कहीं ना कहीं जो हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे होते हैं। बात करी थी या नहीं? बिल्कुल करी थी सर। तो सर वो जो हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, वो ऑडिट एविडेंस की कहानी होती क्या है, वो कैसे हमारा बेसिस बनती है रिपोर्ट के लिए, ये भी पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था सर कि कहीं ना कहीं जो हमारे ऑडिट एविडेंस होते हैं वही हमारे लिए क्या काम करते हैं, बेसिस बनते हैं हमारा रीजनेबल एश्योरेंस का। और वही हमें क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा बेसिस बनते हैं रिपोर्ट का। यस और नो? यस सर। और हमने एक और बात पढ़ी थी सर, जो हमें वर्ड बिल्कुल रट चुका है और हमें आदत हो गई है बोल बोल के, क्या सर? कि जो भी ऑडिट एविडेंस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो अब ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट की टर्म आई तो आई कहाँ से? सर ये सारे सवालों का जवाब कौन देने वाला है? सफिशिएंट क्या होता है, एप्रोप्रिएट क्या होता है, ऑडिट एविडेंस कैसे निकलते हैं? सर ऑडिट एविडेंस कैसे निकलते हैं तो आपने हमें बता रखा है। मैंने कहा अच्छा, कैसे पता तुम लोगों को? तुमने बोला सर आपको याद है आपने पहला लेक्चर कराया था। मैंने कहा हाँ। आपने उसमें 315 पढ़ाने लगे थे। मैंने कहा हाँ। उसमें आपने बोला था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मैंने कहा हाँ। तो आपने बोला था कि यही तो लगाना होता है हमें ऑडिट एविडेंस लेने के लिए। मैंने कहा वाह, तुम लोगों को तो बहुत अच्छी बात पता है। तुम लोगों को अगर ये याद है तो मजा ही आ गया सर। लेकिन अब बात आती है कि ये जो आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताया तो था। मैंने कहा हाँ बताया तो था। लेकिन सर अब जो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बना, उसको जो वर्ड्स दिए कि प्रोसीजर प्रोसीजर में कन्वर्ट हुआ, वो हुआ कैसे? सर सोचने वाली बात तो है। मतलब प्रोसीजर के अंदर वो जो वर्डिंग्स आई वो आई कहाँ से? तो मैंने उस टाइम पे, अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो याद कराया था, या तुम्हें बताना है कि मैंने बोला था या नहीं बोला था कि ये कौन सी देन होती है? सर 500 की देन होती है, आपने हमें ये बताया था। ऐसा कैसे सर? उसका मतलब था क्या कि सर 500 के अंदर ना, 500 के अंदर ना वो वर्ड्स आते हैं जो क्या बनाते हैं सर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बनाते हैं। क्या बात कही है सर! एक बार जरा फिर से समझा दो। समझाऊंगा नहीं, समझा समझा के मैं गया हूं तुम्हें थक। तुम्हें मारना होता है रट्टा। सर ऐसे मत बोलो, मतलब बोल दो मैं झूठ बोल रहा हूँ एक बारी के लिए। सर झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप, लेकिन ठीक है सर, ठीक है। कहते हो तो ठीक है। सर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। कभी कभी देखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं सर। मतलब कि उस टाइम पे हमारे को याद है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम कहाँ से शुरू करते थे, कहाँ नहीं सर? बहुत अच्छे से याद है। इंक्वायरी आता था, ऑब्जर्वेशन आता था, एनालिटिकल प्रोसीजर आता था, और सर वो रिलेटेड एक्टिविटीज आता था। वाह, तुम्हें याद है। तो सर ये जो क्या आता था सर, क्या आता था? सर आपने बोला इंक्वायरी आता था। ओके सर, इंक्वायरी आता था। और क्या आता था सर? इंस्पेक्शन आता था, ऑब्जर्वेशन आता था, एनालिटिकल प्रोसीजर आता था। सर ये किसकी देन हुई? सर ये 500 की देन है। ये यहां से उठ के क्या बने हैं? देखो, ये यहां से उठ के बस यहीं तक गए थे। क्या बन गए? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अच्छा सर, ऑडिट प्रोसीजर जो हमें ऑब्टेन करने होते हैं ऑडिट एविडेंस के लिए, वो कितने तरह के थे सर? वो सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स थे, और साथ में जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के बीच में कौन कौन सी कहानी आती है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंसिव एनालिटिकल सब्सटेंसिव प्रोसीजर, जिसके अंदर आता है क्या? सर याद है आप लोगों को? नहीं सर हमें नहीं याद, एक बार फिर से करा दो। अरे यार, ये टॉपिक तो कराना भी नहीं था शुरू में, चलो कर लो सर। क्या सर? ऑडिट एविडेंस लेने के दो प्रोसीजर हैं। कौन कौन सा प्रोसीजर सर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसे रैप बोलते हैं, और एक को फैप बोलते हैं। बढ़िया जी। जो फैप आता है ना सर, वो और एक्सप्लेन्ड है। क्यों? उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं सर। ये किसके लिए होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? ये होता है इंटरनल कंट्रोल को फर्दर चेक करने के लिए। ठीक है सर। फिर आता है सर सब्सटेंसिव प्रोसीजर, मतलब डिटेल में चेकिंग करना। अब डिटेल में चेकिंग करने के लिए क्या आता है सर? टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जिसमें हम डिटेल्स की डिटेल में चेकिंग करते हैं, मतलब वो ए सी पी डी। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं सर हमारा क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या है, अकाउंट बैलेंसेस क्या है, सारी की सारी क्लासिफिकेशन, इन सब की क्या करते हैं? डिटेल में चेकिंग करना। और सर क्या है दूसरा? एनालिटिकल प्रोसीजर। सर ये किस लिए होता है? ये कहीं ना कहीं प्लॉजिबल रिलेशनशिप को ढूंढने के लिए होता है। सर ये कौन सा वर्ड है? प्लॉजिबल रिलेशनशिप। सर ये हम कहाँ सीखेंगे सर? ये हम 520 में सीखेंगे, तसल्ली से बात करेंगे इसके बारे में। अभी जान लो, जब भी आपको फाइनेंशियल वर्सेज नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में क्या करना होता है, कुछ एनालिसिस वगैरह करना होता है, जहां पे एनालिसिस लगते हैं वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूज किया जाता है कि वो एनालिसिस सही करा गया या नहीं करा गया। क्या इतनी बात याद रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। तो सर ये वाली कहानी तो खत्म हो जाती है किस बात की? ऑडिट प्रोसीजर कैसे होते हैं। सर अब ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को जो वर्ड्स दिए वो किसने दिए सर? वो ऑडिट प्रोसीजर ने दिए। 100 500 के अंदर से जो आते हैं ऐसे के अंदर, उसके अंदर सर कौन कौन सा आता है? इंस्पेक्शन तो तुम्हें याद है, इंक्वायरी तुम्हें याद है, ऑब्जर्वेशन तुम्हें याद है, और कौन सा याद था सर हमारे को? एनालिटिकल प्रोसीजर भी याद था। उसके साथ में एक बहुत प्यारा सा जिसके ऊपर एक नया एससी निकल के आ गया, वो भी किसकी देन है?
सर 500 की जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जब जब जरूरत पड़ी क्या थर्ड पार्टी से लेने की एविडेंसेस को। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है यहाँ पे, ये भी यही चैप्टर समझाएगा। वो अभी हम आऊंगा उसके ऊपर तब बताऊंगा कि ये यहाँ पे क्यों आया, और उसके बाद सर एक रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस, इसकी इंपॉर्टेंस भी क्यों आई ये भी बताऊंगा, और उसका एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी तो तुम लोग जानते हो। तो सर ये जो तीन नाम है, इन तीन नाम का यहाँ होने का क्या कोई पर्टिकुलर रीजन है? बिल्कुल एक रीजन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। सर ऑडिट प्रोसीजर्स हमारे को यहाँ तक तो क्लियर है। सर हम क्या इसको पूरा पढ़ लें अभी? नहीं 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 नहीं, इतना जल्दी क्या है, पहले थोड़ा सा बिल्डअप कर लें। मूवी अगर सारी की सारी पहले ही खत्म कर देंगे तो मजा नहीं आएगा, पहले थोड़ा इंटरवल तक चलते हैं, फिर उसके बाद आएंगे एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर जिसका ये टॉपिक क्लियर करेंगे। सर तो अब पहले तो आपको समझाना पड़ेगा क्या। सर पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा सिंपल सी चीज। सर क्या? सर ऑडिट एविडेंस होता क्या है? सर ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन बता दो, खत्म करो। बिल्कुल, लो मेरे से सुन लो, मेरे को क्या है, तुम लोगों को पता ही है, फिर भी मेरे से सुनना चाहते हो तो सुन लो। सर ऑडिट एविडेंस क्या होता है? सर ऑडिट एविडेंस के अंदर एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हेल्प करती है ड्रॉ करने के लिए कंक्लूजन, जो किसका काम करते हैं, मेरे बेसिस बनने का, किसके लिए, मेरे ऑडिट ओपिनियन के लिए। अरे सर क्या बोल गए? सर वही बात जो तुम लोगों को पता है क्या, कि ऑडिट एविडेंस क्या होगी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, मतलब मुझे रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए होगी, उसके बेसिस पे वो क्या बनता है, मेरा बेस बनता है सर ऑडिट रिपोर्ट का। यहाँ पे क्या लिखा है? यही तो लिखा है, ऑडिट एविडेंस इज इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है कैसे मिलेगी, रैप और फैप लगा के। तो ठीक है सर, रैप और फैप से मैं स्टेटमेंट ढूंढ ली, उसके बेसिस वो इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसको इन्फॉर्मेशन को यूज करता हूं क्या करने के लिए, कंक्लूजन को पहुंचने के लिए। कंक्लूजन से पहले क्या आता है? 450 आता है। अरे सर सब रिलेट हो रहा है क्या? बिल्कुल सोचो, फैप रैप और फैप लगाया, 315 प्लस 330 लगाया, रिस्पॉन्स रेडी कर लिया, उसके बेसिस पे स्टेटमेंट निकल के आएगी, उसके ऊपर 450 लगा दिया। वो इन्फॉर्मेशन ने मुझे क्या बता दी कि तुम उसे यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि तेरे को कंक्लूसिव एविडेंस मिल गया। तो कहीं ना कहीं मैं कैस पे पहुंच गया, अराइव कर लिया मैंने कंक्लूजन पे, ऑन विच जिसके ऊपर मेरा ऑडिट का ओपिनियन क्या करेगा सर, बेस होगा। बहुत क्लियर है? बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर है। और सर साथ में इसके अंदर क्या आता है? अब सर बात आती है जो इन्फॉर्मेशन आपने बात करी है, ये इतनी सी टर्म है नहीं, इन्फॉर्मेशन इज बिग टर्म। तो इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या रहता है? ये इन्फॉर्मेशन होती है बोथ, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वाली इन्फॉर्मेशन भी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, और अदर इन्फॉर्मेशन भी होगी। सच में बता रहा हूं एक बात, सच में एक बात बता रहा हूं तुम लोगों को, क्या कि जैसे जैसे इसके अंदर और पूरे हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर इतना अच्छे तरीके से, इतने प्यारे तरीके से जो ये वर्ड्स को यूज किया है ना, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि तुम लोग अभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम तो लाइन पढ़ते हो, तुम लोग ये तो समझते नहीं यहाँ लाइन में ये लिखा क्यों गया, तुम समझ नहीं रहे हो। वो ये भी लिख सकता था क्या, कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो चेक करते हैं, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड लिख देता, खत्म हो जाती बात। लेकिन उसने ऐसा नहीं लिखा, उसने साथ में लिखा एंड क्या, अदर इंफॉर्मेशन भी क्या बन सकती है, मेरा ऑडिट एविडेंस की कैटेगरी में आती है। सर ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बता रहा हूं, अगर ये अदर इंफॉर्मेशन वाला वर्ड ना लिखा होता, इसको मेरे को रेड कर देने चाहिए, अगर ये अदर इंफॉर्मेशन वाला वर्ड ना लिखा होता, तो तुम लोग बता रहे हो, तुम लोग 560 का ऑडिट एविडेंस ढूंढने के लिए प्रोसीजर लगाने निकलते ना, तो लगा ही ना पाते। तुम लोग 501 के अंदर क्या करने निकलते, ऑडिट प्रोसीजर लगाने निकलते ना, लगा ही ना पाते। तो मैं बता रहा हूँ सर ये कैसे बोल रहे हो आप, मैं आऊंगा इस बात पे भी, लेकिन मेरी बात याद रखना क्या, अगर ये अदर इंफॉर्मेशन यहाँ ना लिखा होता कि ऑडिट एविडेंस के लिए अदर इंफॉर्मेशन भी ऑडिट एविडेंस बन सकती है, तो तुम लोग 560 का प्रोसीजर ना लगा पाते, तुम लोग 501 का प्रोसीजर ना लगा पाते, तुम लोग बहुत ऐसी चीजें ना चेक कर पाते जो चीजों के बेसिस पे तुम्हें क्या मिल जाता है, ऑडिट एविडेंस मिल जाता है। अगर सिर्फ इस एक वर्ड ने हमारे लिए क्या खोल दी, इतनी बड़ी विंडो खोल दी कि अब हम बहुत ज्यादा सेफ हैं। और पहले अगर ये वर्ड ना होता तो सिर्फ हम, और हमारे पास मैनेजमेंट का अपर हैंड होता, क्यों वो बोलते तुम्हें बोला गया ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तुम्हारा ऑडिट एविडेंस बनेंगे, वही चेक करो, उसके अलावा फालतू कुछ मांगा ना तो देख लेना। पर अब हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज वन थिंग फॉर मी, अदर इंफॉर्मेशन इज वन थिंग एल्स, जो मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात क्लियर है? तो इस बात को याद रखना, सर ने किस पे बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, अदर इंफॉर्मेशन पे। तो जल्दी से खत्म करते हैं। सर ऑडिट एविडेंस क्या होता है? सर ऑडिट, सॉरी, सर ऑडिट एविडेंस क्या होता है? सर ऑडिट एविडेंस एक इन्फॉर्मेशन होती है जो यूज करता है ऑडिटर ड्रॉ करने के लिए कंक्लूजन, जिसके बेसिस पे उसकी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म होती है। उसके बाद सर इस इन्फॉर्मेशन के अंदर दो इन्फॉर्मेशन आती है, कौन कौन सी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और साथ में कौन सी बोली सर, अदर इन्फॉर्मेशन। सर अदर इन्फॉर्मेशन, वाई सर, इट इज वेरी वेरी बिग वर्ड, इसलिए हम क्या बोलेंगे, अदर इन्फॉर्मेशन। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। चलो सर, सर अब इसका मतलब भी समझा दूं, मैं बिल्कुल समझाऊंगा तुम्हारे को। कैसे सर? सर जो मैंने बोला क्या, कि ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है किसको सर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। ये बात करी हमने, बिल्कुल सर करी। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर बता दो क्या क्या। अरे बहुत सिंपल सी कहानी है, लोग बच्चे इसको याद करने के लिए रट्टा मारने निकलते हैं, रट्टा मत मारिए प्लीज। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक कंपनी के अंदर पहले दिन बनेंगे, तो बनेंगे कैसे, मुझे बस इतना समझा दो। अगर आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाना है तो सबसे पहले क्या होगा, सीधा जाके कोई एंट्री डाल दोगे, किसकी एंट्री डालोगे? आप किसकी एंट्री डालेंगे? बिल्कुल, तुमने एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो उससे पहले तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए। कुछ तो होने का मतलब क्या, कोई सेल तो होगी, कोई परचेज तो कुछ तो किया होगा, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर होगा, चाहे सेल का या परचेज का। यस और नो? यस सर। तो सबसे पहले क्या आता है सर, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट आता है। सर कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर, कि भाई हुआ क्या, हुआ क्या के बेसिस पे उसका एक इनवॉइस होगा। अगर सेल हुई है तो सेल का इनवॉइस, परचेज हुई है तो परचेज का इनवॉइस, जो भी हुआ उसका इनवॉइस तो होगा ना। तो कहीं ना कहीं पहले दो नंबर पे क्या आ गया सर, एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया, पहले कुछ हुआ होगा, उसके बेसिस पे हमने क्या काटा होगा, एक इनवॉइस काटा होगा। अब आपने जो इनवॉइस काटा होगा उसके बेस पे आपने क्या करी होगी, एक इनिशियल अकाउंट आप क्या कर सकते हो। अब मैं रेडी हूं सर, किस
किसका करने के लिए, बेसिक इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए मैं तैयार हूं या नहीं हूं? बिल्कुल सर। अब क्यों इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री कैसे कर पाऊंगा सर? क्यों कैसे कर पाऊंगा, क्या मतलब है? या तो उसकी पेमेंट अगर इनवॉइस हुआ होगा तो उसकी पेमेंट या तो चेक से हुई होगी, कैश से हुई होगी, किसी ना किसी तरीके से तो मैंने पे करा होगा, बिल्कुल करा होगा। तो कहीं ना कहीं पहले नंबर पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ने एक इनवॉइस दिया, इनवॉइस के बेसिस पे एक इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री बनेगी। सर याद करो वो 12th की बात, टू कैश टू बैंक कुछ तो आता था ना, या फिर टू राम आ जाएगा, या टू श्याम आ जाएगा, या टू शौर्यम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कहीं ना कहीं क्या बन रही है, इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री बन रही है, नहीं बन रही? बिल्कुल। अब इस इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री के लिए हमारे को ये क्या होता है, हमारा ये कहीं ना कहीं हमारा सपोर्टिंग रिकॉर्ड का काम करता है या नहीं करता? बिल्कुल सर, ये सपोर्टिंग रिकॉर्ड है हमारा, जिसने बताया कैसे हुई है, क्योंकि इसका भी एक अपने आप में क्या बनेगा, काउंटर पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। तुम याद रखना, नहीं रखो, क्या हो गया सर, कॉन्ट्रैक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इनवॉइस आया, इनवॉइस के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, एक इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री मार दी। जैसे आप इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री मारते हो, उसके बाद आप कहां पहुंच जाते हो, आपको फिर जनरल एंट्री बनाने का मौका मिल जाता है कि इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री का मतलब एक सेल हुई है और उसके बाद कैश पे करा, क्या जनरल एंट्री बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। जनरल एंट्री को के बाद वो एंट्री को कहां लेके जाते हो सर? लेजर में लेके जाते हैं। लेजर में लेके गए, बिल्कुल। लेजर कितने तरीके की होती है? दो में होती है, या तो वो जनरल लेजर में जाएगी या वो सब्सिडरी लेजर में जाएगी। और इसके साथ में जो जनरल एंट्री होगी, इसके साथ में क्या करनी पड़ेगी आपको, कुछ में अदर एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं, जो कुछ चीजें जनरल एंट्री के साथ में नहीं आती, उसके साथ में क्या आ जाती है, वो अदर एडजस्टमेंट में चली जाती हैं, जो किसका पार्ट नहीं बनती, हमारी लेजर वगैरह का पार्ट नहीं बनती, वो कहां जाती है सर? अदर एडजस्टमेंट में चली जाती हैं। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है या नहीं है सर? बिल्कुल क्लियर है। काउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या आता है, वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होती है जो काउंटिंग रिकॉर्ड का पार्ट बनती है? क्वेश्चन ऐसे आएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इनवॉइस बनता है, इनवॉइस के बेसिस पे इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री बनती है, उसके बेसिस पे जनरल एंट्री बन जाती है, उसके जनरल एंट्री के साथ साथ में कुछ क्या हो जाता है, अदर एडजस्टमेंट्स आती हैं, वो भी आ जाती हैं। फिर उसके बाद लेजर होता है जिसमें एडजस्टमेंट जाती हैं। उसके बाद क्या आता है सर, लेजर दो तरीके की होगी, जनरल और सब्सिडरी। और सर उसके बाद में कुछ हम रिकॉर्ड्स रखते हैं जो क्या काम करते हैं हमारे, तो वर्कशीट्स होती हैं या स्प्रेडशीट्स होती हैं। ये कौन सी शीट्स होती हैं सर? जब आप जनरल एंट्री बना रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो कुछ कैलकुलेशंस तो करोगे ना, कोई कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, कुछ तो कैलकुलेशंस करोगे। वो कैलकुलेशन सर कहां करते हैं हम? वर्कशीट्स के अंदर या स्प्रेडशीट्स के अंदर कहते हैं, जिसके अंदर सपोर्टिंग आ जाती है, क्या कॉस्ट की एलोकेशन निकालना, कंप्यूटेशन करना, या फिर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स करना, जितने भी सारे रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, वो सब क्या बनती है सर? वो हमारे किसका पार्ट बनती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन का पार्ट बनती है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो कहीं ना कहीं ये क्या आ गई सर, हमारी सपोर्टिंग कॉस्ट आ गई, एलोकेशन आ गई, कंप्यूटेशन आ गई। आर एंड डी क्या था सर? रिकंसिलेशन एंड डिस्क्लोजर्स आ गए, सॉरी मैंने रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स बोला, रिकंसिलेशन एंड डिस्क्लोजर्स। क्या बात क्लियर है मेरी सर? क्लियर है सर। ये क्या है हमारा, ये जो आपने सिखाया सर, ये मैंने सिखाया क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन की जाती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर। एम आई क्लियर? यस सर, यू आर वेरी 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 क्लियर। चलो सर, उसके बाद आता है वो जो आपने बताया अदर। सर वो अदर क्या करना है सर? अदर इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी थी, अब ये समझो। अदर इंफॉर्मेशन अगर हम क्या ना रखते, अगर हम ये ना रखते कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ हमारा अदर इंफॉर्मेशन भी क्या काम करती है, हमारे ऑडिट एविडेंस का काम करती है, कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए क्या बनती है, वो भी हमारे लिए रेशनेल बनती है कि हम इसके बेसिस पे भी क्या बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें फेयर प्रेजेंटेशन दे रही है या नहीं दे रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू एंड फेयर नहीं है, इसके बेसिस पे क्या मैं एविडेंस ऑब्टेन कर पाता हूँ? बिल्कुल कर पाता हूँ। ये जो बातें कैसे हुई सर, ये बातें ध्यान रखना कैसे हुई, इसके अंदर पहले समझो आता क्या क्या, तो तुम्हें समझ आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ सर। इसके अंदर आता है क्या, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अदर इंफॉर्मेशन में ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर में यूज एज ऑडिट एविडेंस। इस इंफॉर्मेशन को भी ऑडिटर क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, किसको? मिनट्स ऑफ द मीटिंग को। क्योंकि आपने कुछ बातें करी होंगी जिसके बेसिस पे अपने कुछ डिसीजन लिए होंगे, वो कहां करी होंगी? मिनट्स ऑफ द मीटिंग में करी होंगी। ऊपर जो भी आपने रिकॉर्डिंग वगैरह करी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारी बातों के बेसिस पे आपने जो डिसीजन लिया होगा, कहां लिया होगा? मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिया होगा। रिटर्न कंफर्मेशन जो हम लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल से, ट्रेड पेबल से, क्या रिटर्न कंफर्मेशन ट्रेड रिसीवेबल से लेने को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। क्या कहीं ना कहीं हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। और साथ में मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। कहीं ना कहीं वो जो मैनुअल होते हैं जो आप बनाते हो किसी चीज के लिए, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल के लिए क्यों बनाए जाते हैं, कि ये देखने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल को लगाया कैसे जाना था, और फिर देखा जाएगा कि क्या एक्चुअली में वो इस तरीके से बने हुए डिजाइन है प्रिवेंट की, वो क्या कर सकें, वो प्रिवेंट कर सकें, डिटेक्ट कर सकें किसको? मिसस्टेटमेंट्स को। तो वो मैनुअल्स को हम चेक करके उसकी क्या इंपॉर्ट इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं कि मैनुअल्स कैसे हैं, उसके बेसिस उसकी इफेक्टिवनेस को हम इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर पाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। अब समझो क्या, अब समझो क्या सर, क्या तुम लोगों को एक मेरी बात याद है, 560 के तुमने मैंने तुम्हें कराया था सर, कराया था उसके वो फर्स्ट पेज के अंदर आओ, वो नीचे तुम गए, वहां पे था सर ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है 560 को चेक करने का। उसके अंदर तो बेसिक था कि देख लो मैनेजमेंट कैसे दिखती है, कि आइडेंटिफाई करती है कि सब्सिक्वेंट इवेंट कौन कौन से हैं, डिस्कस कर लो उनसे। ये दो बातों के बाद कौन सा वाला पॉइंट था सर, थर्ड वाला, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स को चेक करना। तुम बात तुम्हें याद है या नहीं है सर? बिल्कुल याद है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बेसिस पे हम देख लेते थे कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट तो नहीं हुआ, ऑडिट हमारी बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में। याद है वाला पॉइंट? याद है। अरे वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेक करने का प्रोसीजर बनाया, तो बनाया कहां से? वो अदर इंफॉर्मेशन थी तो मिल गया। अगर वो अदर इंफॉर्मेशन ना होती, वो वहां पे प्रोसीजर ना हम यूज कर पाते, और इस चक्कर में कभी भी आप 560 को क्या ना कर पाते, सही तरीके से इवेल्युएट ना कर पाते, ना ही तुम्हें पता चलते सब्सिक्वेंट इवेंट्स। और कहीं ना कहीं हमारे लिए हमेशा वो क्या रह जाती है, एक एरिया रह जाता है जिसको ऑडिटर कभी भी क्या ना हो पाता, रीजनेबल अश्योरेंस तक ना ले पाता। अदरवाइज हमारे पास क्या बचता है, इंटेरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद है हम बनाते थे, बिल्कुल वही एक बचती जो हमारे लिए मीडियम रह जाता चेक करने का, लेकिन हम कभी भी क्या ना कर पाते, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जहां से हमारे को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाती है कोई
भी बड़े डिसीजंस के बारे में। क्लियर है? यस सर। दूसरा सर, ये जो मैनुअल एक इंटरनल कंट्रोल्स के लिए होती है ना, ऐसी एक मैनुअल बनाई जाती है कि इसके अंदर ऐसे 501 तुम्हें मैंने अभी कराया नहीं, बट कराऊंगा तो वहां पे तुम्हें पता चलेगा क्या। एक मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स करके क्या होता है, एक मैनुअल बनती है जिसके अंदर मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर लिखे होते हैं किस चीज के रिलेटेड, कि कंट्रोल और रिकॉर्ड कैसे की जाएगी इन्वेंट्री, कि कंट्रोल कैसे करना है इन्वेंट्री को, रिकॉर्ड कैसे करना है इन्वेंट्री को, उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है किसके अंदर, ऐसे 501 के अंदर। ऑडिटर को जाके फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करते हुए पहला पॉइंट ये बताया गया क्या भाई, वो इंस्ट्रक्शंस चेक कर लियो, जैसे लिखा गया वैसे ही उन्होंने करा या नहीं करा, यही तो तेरा क्या बनेगा, बेंचमार्क बनेगा। तो वो जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ही ना होते अगर क्या वर्ड ना होता सर, अदर इन्फॉर्मेशन वर्ड ना होता। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं इसको, क्योंकि हमारे अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स के प्रोसीजर क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं अगर वो अदर इन्फॉर्मेशन वहां पे एग्जिस्ट ना करता। और सर इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड मैंने बता दिया सर, बता दिया इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड आपने बता दिया कि उसके अंदर हमारा, और ये ऐसे 610 में जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसको बोला जाता है क्या भाई, मैनुअल को चेक कर लियो इंटरनल कंट्रोल की, उससे तेरे को पता चल जाएगा कि एक्चुअली में वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, और साथ में क्या आती है कि इसके अंदर अदर इन्फॉर्मेशन में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऐसे 580 का स्टैंडर्ड भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है अगर अदर इन्फॉर्मेशन ना लिखा होता। क्या तुम लोगों को मेरी ये वाली बात क्लियर है सर? क्लियर है सर। अगर बोला जाए क्या कि मोर रिलायबल कौन सा होगा ऑडिट एविडेंस, अदर इन्फॉर्मेशन या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं अदर इन्फॉर्मेशन मोर रिलायबल होती है, क्योंकि इसके बेसिस पे अगर हमें कुछ दिखता है तो हम उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो मैनेजमेंट ने प्रेजेंट करके देनी है, हमारे को बना के देनी है, उसके अंदर मैनेजमेंट ने अगर कुछ गलत दिया होगा या कुछ छुपाया होगा या फ्रॉड किया होगा तो वो तो गलत होगी होगी, पर हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन हमें इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि एक्चुअली में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बेटर है या नहीं है। तो मोर रिलायबल कौन सा हो गया सर? अदर इन्फॉर्मेशन इज मोर रिलायबल। क्या तुम लोगों को मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल। बाद में एक टॉपिक आएगा जिसको अभी कवर कर लेते हैं। क्या सर, ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं इसके ऊपर क्या प्रोसीजर लगाए जा सकते हैं? ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपने मुझे बताई, जो इन्फॉर्मेशन के अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आया, इसको चेक करने के क्या प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये क्वेश्चन आता है। तो सर इसके अंदर क्या होता है, यहां से सिंपल जान लेंगे। सर कौन सा वाला? सर पहले नंबर पे इसको क्या किया जाता है, अब देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करना है तो अकाउंट्स के हिसाब से सोचना है सर। एनालिसिस एंड रिव्यू कर सकते हो आप, एनालाइज कर सकते हो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, रिव्यू कर सकते हो कि सही तरीके से वो आ रहा है नहीं आ रहा। फिर उसके अंदर एक जो प्रोसीजर था कौन सा वाला, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ही क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, उसके प्रोसीजर के लिए वहां पे दो वर्ड थे क्या, रीपरफॉर्मेंस एंड रीकैलकुलेशन। याद है मैंने बताया था, इसकी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा अभी हम जो पढ़ के आ रहे हैं सर। रीपरफॉर्म करके देखना और रिकैलकुलेट, तो वो रिकैलकुलेशन वाला था और रीपरफॉर्मिंग वाला था, वो क्या आता है कि भाई आपने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्या करा, एक प्रोसीजर फॉर्म करा, या आपने कोई प्रोसीजर बना रखा था कि हम इसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग स्टेटमेंट को हम इस तरीके से बुक करेंगे। मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस प्रोसीजर को रीपरफॉर्म करके देख सकता हूं। इसके बारे में पूरे एग्जांपल अच्छे से समझाऊंगा जब ये टॉपिक आएगा। लेकिन अभी के लिए क्या, कि जब भी मैं कैसे किसी ऐसे को बोलो क्या एजिंग करनी होती है आपने किसी ट्रेड पेबल्स की मान लो, तो आपने उसका जो प्रोसीजर होता है कि इसको प्रोसीजर कैसे है उसका, वो प्रोसीजर को रीपरफॉर्म करके देखता है क्या ऑडिटर, और उसके बेसिस पे वो क्या करता है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड, एफआर प्रोसेस का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर को जब रीपरफॉर्म करके ऑडिटर चेक करता है कि सही किया गया या नहीं किया गया, वो क्या है, एक ऑडिट प्रोसीजर है। किसको चेक करने का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन को चेक करने का। लास्ट में रिकंसिलिएशन, तो हम लोगों को बहुत बच्चों से पता है सर, हम रिकंसिलिएशन करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। तो सर कौन कौन से प्रोसीजर हो गए, क्या मतलब तो सोर्सेज क्या हैं किसके, ऑडिट प्रोसीजर के, किसके रिलेटेड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आया पेपर के अंदर सर। एनालिसिस एंड रिव्यू कर सकते हो, रीपरफॉर्म करके देख सकते हो प्रोसीजर को जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस से जुड़े हुए होंगे, और लास्ट में क्या है, रिकंसिलिएशन करके देख सकते हो। क्या यहाँ पे रिकैलकुलेशन भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर आपको लगता है कोई टाइपो एरर है तो आप उसको क्या कर सकते हो, मैथमेटिकल एरर, कहीं पे आपको लगे टाइपो एरर गलत बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल एरर अगर आपको लगता है तो आप उसके लिए क्या करके देख लो, रिकैलकुलेट करके भी देख सकते हो। वो भी क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या क्लियर है? यस सर। चलो सर आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के टाइम पे ना हमारे को पहले समझना चाहिए क्या, वो वर्ड जो हमें बार बार सुनने को मिलता है, बार 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 बार। सर गाना ही याद दिला दिया आप लोगों ने। कौन सा? सर ये जिससे तुम बहुत जुड़े हुए हो सर, कौन सा है? उसे बोलते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर ये जो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ना, ये हमने बहुत सुना है, इसके बारे में बता दो, ज्यादा कुछ नहीं जानना तुमको, बस इतना जान लो क्या, जो सर सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये सफिशिएंट का मतलब होता है कि उसको मेजर किया जाता है जिसके अंदर क्वांटिटी के अंदर, कि क्वांटिटी होनी चाहिए ऑडिट एविडेंस के अंदर, पर सिर्फ क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, नहीं सर। एप्रोप्रिएटनेस मतलब मेजर ऑफ द क्वालिटी भी होनी चाहिए, एक ऐसा ऑडिट एविडेंस जिसके अंदर इनफ क्वांटिटी हो जिसे मैं रीजनेबल बोल पाऊं कि ये रीजनेबल भी लग रहा है, और उसके अंदर इतनी क्वालिटी हो कि लगे कि हाँ यार इसको मैं क्या लेके जा सकता हूँ, इसके बेसिस पे अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकता हूँ। वो मेरे को चाहिए होता है किसके अंदर, अपने ऑडिट एविडेंस के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। सर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय द ऑडिटर, ऑडिटर ने क्या करके इसके बारे में ना बहुत सारी बातें कर रखी हैं, बहुत सारी। ये क्या होता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, कैसे कैसे सफिशिएंट बने, कैसे कैसे एप्रोप्रिएट बनेगा, तुम लोगों को सारा नहीं जानना है, तुम लोगों को बस उतना जानना है जितना मैंने लिखा है। तुम लोगों को बस उतना ही लिखते चलना है, अगर तुम्हें नहीं है तो मार्क करते चलना, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। सर क्या, सर ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ऑडिट एविडेंस सर सिंपल होता है, सपोर्ट करता है किसको, सपोर्ट करता है ऑडिटर के ओपिनियन एंड रिपोर्ट को। पहला नंबर का पॉइंट, जब वो तुमसे पूछे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट को एक्सप्लेन कर दो, तो तुम्हें बताना है कि ऑडिट क्या होता है सर। जो ऑडिट एविडेंस
एविडेंस होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है सर? ऑडिटर के ओपिनियन को भी करेगा, ऑडिटर की रिपोर्ट को भी करेगा। क्या तो डेफिनेशन में पढ़ते आ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं सर। ऑडिट एविडेंस के अंदर क्या इंक्लूड की जाती है? वो भी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है जो हमें किससे मिलती है सर? प्रीवियस ऑडिट से। तो क्या मुझे प्रीवियस ऑडिट से मिली हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर वो मेरे लिए रेलिवेंट होगी, क्या वो मेरे इस वाली बार का ऑडिट का भी ऑडिट एविडेंस बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है सर। बहुत बढ़िया सर। अकाउंट एंटिटीज के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एंटिटी के जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी क्या काम करते हैं? वो भी मेरे लिए ऑडिट एविडेंस का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। इन्फॉर्मेशन हेल्प ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है? पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, आएगा आएगा, सबर करो सर। जो भी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के थ्रू जो भी हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है वो भी मेरे ऑडिट एविडेंस का क्या माना जाता है? ऑडिट एविडेंस माना जाता है। वो मेरे को इन्फॉर्मेशन में ऐड कर लेता हूँ एविडेंस में। ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने से पहले मैं क्या क्या चेक करूंगा? किसके बारे में? एक्सपर्ट के बारे में। तो वो वाली कहानी हमें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन क्या हम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की इन्फॉर्मेशन को जो भी मिलती है क्या उसको मान के चलते हैं ऑडिट एविडेंस? बिल्कुल मान के चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब आता है एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाता है। पूरा नहीं आएगा पर ये वाला आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा का मतलब, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा निकाल के लाए हुए हैं और पेपर में बच्चों को तंग करने के लिए पूछा जाता है। क्या वो क्या बोलता है? अगर तुम लोग मुझे खुद बताओ, अगर कोई ऑडिट एविडेंस मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली तू और मुझे किसी प्रोसेस से एक इन्फॉर्मेशन मुझे किसी और, कभी कभी मैं दो प्रोसीजर लगाता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो मुझे किसी मैं कुछ प्रोसेस को फॉर्म कर रहा था, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने कुछ और ऑडिट एविडेंस लेने के लिए कोई और प्रोसीजर लगाया, मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई। पर ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक ही चीज से रिलेटेड है लेकिन आपस में क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्टिंग कर रही है। तो अगर मुझे कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या वो मेरे लिए ऑडिट एविडेंस होगा? ऑब्वियसली होगा। अगर मेरे को कॉन्ट्राडिक्टिंग मिला, यही तो मेरे लिए क्या है? ऑडिट एविडेंस है। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जब कोई कॉन्ट्राडिक्ट करती है, क्या वो ऑडिट एविडेंस बनती है? बिल्कुल बनती है। तो कॉन्ट्राडिक्टिंग की बात तो होगी। और दूसरा, किसी इन्फॉर्मेशन का ना होना जबकि होना चाहिए था, मतलब एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी असर्शन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, मान लो एब्सेंस है, वो कह रहे हैं नहीं, तो क्या वो मेरे लिए ऑडिट एविडेंस है? बिल्कुल एविडेंस है भाई। क्या ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, ना होना भी तो ऑडिट एविडेंस होता है या नहीं होता? बिल्कुल। तो कॉन्ट्राडिक्टिंग एंड एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो एन ऑडिट एविडेंस। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों को यही बात याद रखते हुए आप लोगों को एक क्वेश्चन है, मैं एमटीपी 24 के अंदर जाओगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा इसको मैं डेफिनेटली लूंगा, वहां पे आपको एक टीम प्राइवेट लिमिटेड करके क्वेश्चन मिलेगा। यही क्वेश्चन पूरा दुनियादारी में चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग करोगे, हर कोई करता है। एक ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी इस पे आए नहीं है, बाकी तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बट ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन तुमसे क्या कर रहा है, तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकली तुमसे लगवाना चाह रहा है ये वाला कंसेप्ट। तो वहां पे तुम्हें ध्यान रखना है क्या, वहां पे तुम्हें बताएगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा यस। अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है तो भी वो क्या बनेगी? ऑडिट एविडेंस बनेगी। फिर बोलेगा एब्सेंट है तो बोलोगे यस, फिर भी वो क्या बनेगी? ऑडिट एविडेंस बनेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हारे सब हो जाएगा। ठीक है सर। तो इसको क्या मार्क कर लें सर? इसको मार्क करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क कर लिया? यस सर, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद क्या बोला उसने? उसके बाद उसने बोला क्या कि और ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस। जब भी ऑडिटर को क्या करना होता है? ऑब्टेन करना होता है या इवेल्युएट करना होता है अपने ऑडिट एविडेंस को। इतनी सारी बातों से कि हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ऑडिट एविडेंस बना लिया, बिल्कुल बना लिया। उसके बाद वो क्या रह गया? उसको जब उसने ऑब्टेन कर लिया ऑडिट एविडेंस को, वो इवेल्युएट करेगा तो क्या करेगा? ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर ऐसे 500 लगाएगा। उसके ऊपर क्या लगाता है? ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। जो कौन देता है उसको 500 का स्टैंडर्ड लाके देता है। और वो 500 ने कौन कौन से दिए? वही रैप और वही फैप दिया। और उस रैप को करने के लिए वो सारी बातें करी। क्या? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आ गया, रीपरफॉर्मेंस आ गया, रिकैलकुलेशन आ गया, एनालिटिकल प्रोसीजर आ गया। और मिक्स का मतलब क्या होता है सर? मिक्स मतलब सर, मतलब वो कहना चाहता है आप कॉम्बिनेशन में लगा सकते हो। इंक्वायरी के साथ में ऑब्जर्वेशन कर ली, जहां जहां पे जिस जिसकी जरूरत लग रही है मिला जुला के भी आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। सर रीजनेबल इन्फॉर्मेशन हमें किसके बेसिस पे मिलती है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे मिलती है, जिससे मेरा ऑडिट रिस्क क्या हो जाता है सर? हमेशा कम हो जाता है। क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलने का मतलब यही है कि मेरा रिस्क कम हो जाना? बिल्कुल सही बात है। तो सर एस से 330 क्या बोलता है? एस से 330 सिंपल सी बात करता है। देखो तुम्हें पूरा का पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, मेरी बातें सुनते जाओ, पॉइंटर्स मार्क करते जाओ, पेपर में बस यही क्वेश्चन आएगा, आंसर लिखना है पूरा का पूरा, कुछ नहीं नया लिखना, बस इतनी बात याद रखना। ठीक है सर। सर एस 330 क्या बोलते हैं? एस 330 यहाँ बैठा है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट के ऊपर तो बैठा ही होगा। वो कहता है क्या कि देख तू सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेता है, लेता है, उसके बेसिस पे तो अपना ऑडिट रिस्क कम करता है, करता है। कहां तक कम करता है? कि वो उतने लो लेवल पे आ जाए जिसे मैं रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर लेके आ सकूं। क्या मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता हूं? नहीं। तो क्या जीरो कर दूंगा? नहीं। कहां तक लेके आऊंगा? कितने पे? एक्सेप्टेबल लेवल पे ले आया सर। ले आया? यस। तो अगर मेरा आ गया तो ऑडिटर क्या कर पाएगा? ड्रॉ कर पाएगा। क्या? कंक्लूजन बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट। अब ऑडिटर क्या करेगा? जब वो एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आ गया तब वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करके अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है। यस और नो? यस सर। सर वही वाली बात आती है क्या कि भाई जब ऐसे 200 भी बोलते हैं क्या कि जैसे तो प्रोफेशनल जजमेंट का नाम लेता है ना, मैं बैठा हूं, जैसे ही प्रोफेशनल जजमेंट का नाम लेता है कौन सा पिक्चर में आ जाता है? एस 200 क्या हम पढ़ के आए हैं? बिल्कुल पढ़ के आए हैं। 200 210 के अंदर हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 11 में बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। उसके अंदर कौन बैठा है सर? कहीं ना कहीं प्रोफेशनल जजमेंट की बात करने पे कौन आ जाता है सर? ऐसे 200 कहता है मेरी गाइडेंस सुन लेना, जैसे ही तू प्रोफेशनल जजमेंट लगाने लगे कुछ मेरी बातों का ख्याल रख लेना। तुम्हें पता है क्या ऐसे 200 ना हमेशा क्या कहना चाहता है ऑडिटर को? भाई तू कितना भी अच्छा कर ले,
तो कितना भी प्रोफेशनल जजमेंट से क्या कर ले, कंक्लूजन बना ले, तो ये मत भूल जाना कि ऑडिट के अंदर कुछ ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस छुपी हुई हैं। एक्चुअली में वो क्या कहना चाहता है, वो लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट याद कराना चाहता है, लेकिन वो कहता है यार 200 के अंदर मैंने लिख दी ना लिमिटेशंस, तो अब मैं तेरे को उसको ही समझाऊंगा लेकिन किसी और तरीके से। क्यों? क्योंकि तू 500 में बैठा है। अच्छा, तो मैं 500 में बैठा हूं तो मेरे को लिमिटेशंस ही बता रहा है, बट देखो कैसे घुमा के बता रहा है। क्या कह रहा है कि ऐसे 200 कहता है कि मैं गाइड करूंगा, जब जब तू प्रोफेशनल जजमेंट लगाने लगेगा मेरी गाइडेंस याद कर लेना। मैंने कहा बताओ सर कौन सी गाइडेंस दे रहे हो? उसने बोला क्या कि तू ध्यान रखना कि क्या कि तू नेचर कौन से यूज कर रहा है, किसकी ऑडिट प्रोसीजर तू परफॉर्म करने लगा है, कि जो भी तू ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने लगा है ना उनकी नेचर का ख्याल कर लेना। क्योंकि क्या नेचर लिमिटेशंस में आती है? बिल्कुल आती है। कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ इनहेरेंट रिस्क छुपा होता है कि इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर जो उनका ऑपरेशन है, कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल रिस्क छुपा होता है कि इवन इंटरनल कंट्रोल्स में लगा भी दूंगा फिर भी मुझे क्या नहीं मिलेंगे, ऑडिट क्या नहीं मिलेंगे मुझे, फ्रॉड और एरर्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से मुझे क्या रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट हमेशा हाई रहेगी। तो कहीं ना कहीं क्या कहना चाह रहा है कि भाई तो याद रखना प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हुए अपना नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का ध्यान रखना कि उस पर उतना ही लगाना जैसे उसकी नेचर हो, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर टाइमलीनेस का भी ध्यान रखना। वो कहता है ना कि टाइम एफिशिएंट होना चाहिए ऑडिट। हमेशा हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं क्योंकि ऑडिटर में करना तो हम इतना ज्यादा डिटेल में कर ही नहीं पाते क्योंकि टाइम बाउंड होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कह रहा है कि भाई टाइमलीनेस के बेसिस पे भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टाइमलीनेस भी बहुत मैटर करती है, उसके बेसिस पे ही तुम अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाना। और बैलेंस बना के चलना बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट, की कितना बेनिफिट है और कितनी कॉस्ट मिल रही है, उसके बेसिस पे अपना क्या बना के चलना, बैलेंस बना के चलना। कहीं ना कहीं कॉस्ट वाले जो पॉइंट है लिमिटेशन का, उसको क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। तो घूम फिर के इसने आपको लिमिटेशन सुना दी, बस ये कह कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ कहीं ना कहीं किसके होते हैं बैलेंस बना के चलने के अंदर, और कुछ कहीं ना कहीं टाइमलीनेस के अंदर भी होते हैं कि तेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही टाइम पे मिली नहीं मिली, लेट मिली तो तू इतने सारे प्रोसीजर लगा ही नहीं पाएगा। तो प्रोफेशनल जजमेंट तेरी क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आया? अभी तो नहीं आया, बट क्या आ सकता है, बहुत टेक्निकल है, बट हाँ फिर भी क्या 330 और 200 साथ में रिलेट हो रहा है, ये आ सकता है। ठीक है सर। तो सर हम इसको मार्क कर लें लाजिम, एक बार देखने के लिए, एक बार नजरों के आगे से निकाल जाना बस मेरी बात मान के। पर याद रखना किससे लिंक होगी प्रोफेशनल जजमेंट, हमेशा कहीं ना कहीं आपको लिमिटेशंस बताएगा और उसको बस घुमा फिरा के बता सकता है, लेकिन पॉइंट लिमिटेशन में 5 चाहिए तो उसी की बात करेगा, कुछ नहीं तो बात कर नहीं सकता। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? सर क्लियर है। चलो जी। सर अब हमने पढ़ लिया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी पढ़ लिया, तो अब क्वेश्चन आता है सर क्या, कि सर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का बनता ही बनता है पेपर के अंदर, कि वो सारे फैक्टर्स बता दो सर। ऑडिटर्स की जो जजमेंट होती है कि ये सफिशिएंट है या नहीं है, मे बी अफेक्टेड बाय फैक्टर्स। ये जो सफिशिएंसी की आप बात करते हो कि क्वांटिटी के अंदर अच्छे होने चाहिए, क्वांटिटी के बेसिस क्या फैक्टर्स है जिसके बेसिस में बोल सकूं ऑडिटर की जजमेंट आती है कि हाँ यार अब मैं इसे सफिशिएंट बोल सकता हूं। वो कौन से फैक्टर के बेसिस पे क्या करता है ऑडिटर, सफिशिएंसी के बेस क्या करता है, डिराइव करता है कि हाँ यार ये सफिशिएंट हुए, ये मैं जज कर पा रहा हूं। किस बेसिस पे सर? 3 है, बहुत बड़े बहुत प्यारे से 3 है सर। पहले नंबर पे मटीरियलिटी। सर मटीरियलिटी ऐसे 320 बैठा ही बैठा है। तो सर क्या याद रखना है, मेरी वाली बस ये लाइन है। क्या सर? मटीरियलिटी कहता है, सिंपल सी बात है, मटीरियलिटी आप देख लेना किसके ऊपर सर, एजर्शन के ऊपर। मटीरियलिटी किसके ऊपर चेक करेंगे? ऑब्वियसली एजर्शंस के ऊपर चेक करेंगे कि वो क्या, जो एजर्शंस कौन सी वाली जो सिग्निफिकेंट टू द यूजर्स होती है। एजर्शंस क्या सिग्निफिकेंट टू द यूजर होंगे? इन्वेंटरी है, डेटर्स है, क्या ये सारी बातें सिग्निफिकेंट टू द यूजर होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स अपने आप में सिग्निफिकेंट है यूजर्स के लिए, यस और नो? यस सर। तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात क्या कह रहा है, फ्लो याद रखेंगे क्या सर, मटीरियलिटी को चेक करने को बोलता है किसके ऊपर, एजर्शंस के ऊपर, कौन सी वाली जो सिग्निफिकेंट होती है यूजर्स के लिए। उसमें क्या क्या जाता है सर, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर, या फिर क्या बोल लो, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बोल लो सर। उन सारी बातों को बोलता है क्या, अगर तो मटीरियलिटी क्या होगी, ज्यादा मिली किसकी, इन एजर्शंस की, किसके ऊपर, सीओटी एबीडी के ऊपर, तो तेरा ऑडिट एविडेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर मटीरियलिटी कम मिली तो तेरा ऑडिट एविडेंस भी क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। क्या तुम लोगों को मेरी बात क्लियर है सर? बहुत अच्छे से क्लियर है। इतनी सी बात तो बोली इसने। क्या सर सिंपल मटीरियलिटी में क्या लिखना है, सफिशिएंसी का मतलब बोल रहा है क्वांटिटी। क्वांटिटी कब ज्यादा होगी, जब आपको लगता है कि मटीरियलिटी ज्यादा उन एजर्शंस के ऊपर जो सिग्निफिकेंट है यूजर्स के लिए, जैसे कि क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो सकती है, मतलब पीएनएल, अकाउंट बैलेंस से मतलब बैलेंस शीट, और कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर से रिलेटेड भी हो सकती है। तो उसके से मटीरियलिटी ज्यादा, ऑडिट एविडेंस ज्यादा, मटीरियलिटी कम, ऑडिट एविडेंस कम। क्या क्लियर है? दूसरा क्या बोलता है, कहता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, जितनी ज्यादा रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट उतने ज्यादा सफिशिएंट, तो उसके लिए उतनी ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। यस। तो कहीं ना कहीं क्या बोलता है कि जितना ज्यादा, पहले क्या बात पढ़ाऊंगा, पहले सर ये पढ़ाऊंगा एजर्शंस के ऊपर। क्या बोलता है कि एजर्शंस के अंदर जहां पे भी क्या है, एजर्शंस के अंदर जहां पे भी क्या है सर, रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट क्या है सर, कम है, वहां पे ऑडिट एविडेंस भी कम होगा। जहां पे रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट ज्यादा है, ऑडिट एविडेंस भी ज्यादा होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है। इसको इसने जब रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट की बात कर ही रहा था तो इसको एजर्शंस याद आ गई। तो बात करते करते इसने आपको दो कंसेप्ट के बारे में समझा दिया जो तुम लोगों को पता है। क्या सर? वो कहता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होती है, मटीरियल में स्टेटमेंट होती है, बिल्कुल होती है। प्रायर टू द ऑडिट जब ऑडिटर को क्या मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलती है प्रायर टू द ऑडिट। अब ऑडिट से प्रायर ऑडिटर को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यार ना, ऑडिट से पहले भी कुछ ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटीरियल मिसस्टेटमेंट छुपी होती है। वो कैसे आती है सर? वो दो तरीके से आ सकती है। प्रायर टू द ऑडिट, ऑडिट नहीं हुआ अभी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपने आप में ही क्या है, कुछ ना कुछ क्या है,
रिस्क छुपे हैं। वो कौन-कौन से रिस्क होते हैं सर? वही वाला प्रिंसिपल आईआर इंटू सीआर इंटू डीआर। तो कहता है कहीं न कहीं ना इन्हेरेंट रिस्क नाम की और कंट्रोल रिस्क नाम की 2 चीज़ें होती हैं। ये रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमेशा रहेगा। क्यों सर? इन्हेरेंट रिस्क का मतलब क्या होता है कि इन्हेरेंट रिस्क का मतलब होता है कंट्रोल कंट्रोल को छोड़ दो। उससे पहले ही कंट्रोल इवन होने से पहले ही कुछ ना कुछ नेचर ऑफ ऑपरेशंस के अंदर, नेचर ऑफ बिज़नेस के अंदर ही कुछ ऐसे रिस्क हैं जो अपने आप में रिस्क है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो नेचर से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं बिफोर इंटरनल कंट्रोल जो रिस्क होते हैं जिसके अंदर हम कंट्रोल भी लेंगे तो उससे पहले ही मतलब नेचर ऑफ बिज़नेस के अंदर जो रिस्क होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इन्हेरेंट है। और कंट्रोल इसका मतलब क्या होता है? इवन इफ हमने कंट्रोल लगा भी लिए फिर भी वो कंट्रोल क्या नहीं कर पाएंगे? प्रिवेंट और डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। वो कौन से रिस्क होते हैं? कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल होने के बावजूद भी आपको क्या नहीं मिलेगा? आप प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाओगे मिसस्टेटमेंट्स को। वो कौन से रिस्क है? कंट्रोल रिस्क। और लास्ट में कौन सा रिस्क आता है? वो डीआर जिसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क, जिसका मतलब होता है ऑडिट रिस्क। तो कहीं ना कहीं डिटेक्शन रिस्क क्या हो गया सर? जो ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जैसे फ्रॉड वगैरह हो गया जो आपने हाई लेवल पे कंसीव किया होगा, उन आइटम्स को लेकर ऑडिटर डरता है कि भाई मैं चाह के भी नहीं कर पाऊं क्योंकि इसमें हाई लेवल की मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। क्या ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखना? नहीं। यहाँ पे जो आपने उसने पूछा फैक्टर्स के बारे में तो सिंपल लिखेंगे मटीरियलिटी। मटीरियलिटी ज्यादा ज्यादा, मटीरियलिटी कम, एविडेंस कम। रिस्क और मटीरियल स्टेटमेंट ज्यादा ज्यादा, मटीरियल आरओएमएम कम, ऑडिट एविडेंस कम। क्या बात क्लियर है? क्लियर है। और साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन क्या कह रहा है? साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन जो बिजनेस के अंदर है, अगर बिजनेस के अंदर एक ही होमोजीनियस जैसे क्या है वो लोग हैं कि एक ही पर्टिकुलर जैसे पर्टिकुलर क्लास ऑफ पॉपुलेशन है तो स्मॉल है, होमोजीनियस है, तो ऑडिट एविडेंस भी कम होगा। अरे मतलब भाई होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसी नेचर की है, तो कुछ थोड़ा बहुत भी चेक कर लेंगे तो क्या सारा चेक कर पाएंगे? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कम ही ऑडिट एविडेंस लगेगा। लेकिन जैसी पॉपुलेशन लार्ज हो जाती है, हेट्रोजीनियस अलग अलग टाइप ऑफ पॉपुलेशन है, बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड्स लगाने पड़ सकते हैं, उस वाले केस में ऑडिट एविडेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मतलब उसकी सफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सर 3 पॉइंट बता दो कौन कौन से सर? जल्दी से कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको? जजमेंट ऑफ द एज टू द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस की वो क्वांटिटी में कितने सफिशिएंट है या नहीं है। उसके अंदर सर 3 बातें कौन कौन से आ गई? मटीरियलिटी, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट और साइज। तो सर कहीं ना कहीं क्या आ जाता है? एमआरएस। एमआरएस आता है सर मिसेस के नाम से जाना जाता है ये, क्योंकि सर जब हम मिसेस की बात करते हैं तभी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। हम लोग तो सर मिस्टर लोग तो क्या ही क्वांटिटी में लेते हैं। अगर आपने कभी ट्रिप पे जाना होगा तो आप अपना एक बैग खोल के देख लेना, अगर आपने सिंगल बैग लगाया है तो आपके कपड़े कितने ही होंगे और मिसेस के कपड़े कितने होंगे, उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि सफिशिएंसी हमेशा किस केस में ज्यादा रहती है? मिसेस के केस में ज्यादा रहती है। क्या ये बात क्लियर है सर? बिल्कुल बेसिक से तो बात है। यस और नो। ये मैं आपको बात बता रहा था जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। क्या सफिशिएंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस की जो हमने बात करी थी कि काउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखने के लिए कौन से प्रोसीजर होते हैं, ये मैं बताया था। एनालिसिस एंड रिव्यू बता दिया था। उसके बाद रीपरफॉर्म करते हैं प्रोसीजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड और रिकंसिलिएशन करना। ये सारी बातें हमने क्या कर दी? बिल्कुल हम ऊपर करके आए हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। तो सर अब चलते हैं हम किसके ऊपर? सर अब चलते हैं हम एक और बहुत प्यारे से टॉपिक। ये वाला क्लियर हो गया सर? हमने दो बातें सुनी होती है, एक होता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एक होता है क्या? रेलेवेंट एंड रिलायबल। सर ये दो बातें हमने एविडेंस के बारे में ना बार बार सुनी है। तो दैट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, और उसी से डिराइव होके कौन सा आता है सर? कहीं ना कहीं कितना रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस है। तो जब एक की बात कर ली तो आज दूसरे की बात भी कर लेते हैं। चलो ये सर करा ही दो, अब लगे हाथ सर। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी आ जाइए। हम्म। सर रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी इसका मतलब क्या होता है सर? मतलब सिंपल सी बात है सर, ऑडिट एविडेंस को पूछना चाह रहा है वो कितना रेलेवेंट है और कितना रिलायबल है। तो सर इसकी बात हमें समझनी पड़ेगी कि इसको कैसे बोलते हैं। ऑडिटर को अपना ओपिनियन कैसे देना होता है सर? ट्रुथ एंड फेयर देना होता है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिटर का ओपिनियन है टी एंड एफ, ये तो हमें याद है सर 700 की सीरीज में हमने पढ़ते हुए आए थे। ट्रू एंड फेयर व्यू देता ही नहीं था। उसको क्या कंसिडर करना पड़ता है? जब वो ट्रू एंड फेयर की बात करता है वहां से निकल के आती है टर्म कि वो रेलेवेंस एंड रिलायबल होना चाहिए, तभी वो ट्रू एंड फेयर बनेगा। ठीक है सर, रेलेवेंस रिलायबल ऑफ द इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो ऑडिटर को कंसिडर करनी पड़ती है अगर उसे ट्रू एंड फेयर व्यू देना है अपना उसके ऊपर। ठीक है सर, तो मतलब द क्वालिटी जो हमारी बात करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी की बात हम कराए, बिल्कुल करें। क्वांटिटी की बात हम पूरी की पूरी नीचे बढ़ के आगे उसे क्या फैक्टर्स होते हैं पूरा का पूरा। सफिशिएंट के अंदर तुमने बात कर लिया। अब जो एप्रोप्रिएट वाली टर्म है ना, जो एप्रोप्रिएट वो कहां से जुड़ी है? क्वालिटी से जुड़ी है। अब क्वालिटी के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? रेलेवेंट एंड रिलायबल। तो मेरी बात याद रखना, क्या अभी तक तुम लोगों ने क्लिक नहीं किया था पर तुम लोगों को मैंने बताया क्या कि सर जो हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट की बात करते हैं ना, सफिशिएंट को आपने कवर करा था अब तक, एप्रोप्रिएट तो कवर ही नहीं करा था। अच्छा, तो इसका मतलब जो रेलेवेंस एंड रिलायबल है मैं क्या करने वाला हूं? मैं एप्रोप्रिएटनेस की बात करने वाला हूं। बहुत अच्छे, चलिए। तो इसका मतलब सर एप्रोप्रिएटनेस के अंदर आती है क्या? क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर की दो टर्म्स यूज होती है कि क्वालिटी हमेशा वो चीज होती है जहां पे कोई चीज रेलेवेंट होगी और रिलायबल होगी। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट भी है रिलायबल भी है, इसका मतलब वो क्वालिटी वाली इंफॉर्मेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सर एक बार समझा दो, समझा दो। एक लाइन सर रेलेवेंस के बारे में एक लाइन लिखनी तो मैंडेटरी है, जिसे बोलते हैं मैंडेटरी। मतलब ऐसे ऐसे कर दो। मैंडेटरी का मतलब सर मतलब बहुत 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 जरूरी है। मतलब क्या सर? सर रेलेवेंस का मतलब होता है लॉजिकल कनेक्शन। बच्चे भूल जाते हैं
रेलेवेंस के ऊपर आता भी है क्वेश्चन, लिखना भी होता है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, वो वर्ड सही नहीं यूज कर पाते, और मैं नहीं चाहता आप मिस करो अपने पेपर के अंदर क्या कि सर रेलेवेंस का मतलब क्या होता है। रेलेवेंस का मतलब होता है सिंपल लॉजिकल कनेक्शन होना किसके अंदर, बिटवीन द पर्पस ऑफ द ऑडिट एविडेंस एंड उस एजर्शन के अंदर। सर क्या हम रेलेवेंस, हम कहीं ना कहीं बात किसी कर रहे हैं, एजर्शन की बात कर रहे हैं। सफिशिएंट में भी हम एजर्शन को चेक कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे सर। ऑडिट एविडेंस कहां से निकल के आते हैं, एजर्शन से, सीओटी एबीडी, उन्हीं की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो सर कहीं ना कहीं जो पर्पस है ना मेरे ऑडिट एविडेंस का, वो कहीं ना कहीं लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए उस किसके अंदर, उस एजर्शन के अंदर। मतलब एजर्शन और ऑडिट एविडेंस आपस में क्या होने चाहिए, लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज एविडेंस आपने किसी चीज का लेना है, एजर्शन आप कोई और चेक कर रहे हो, है या नहीं है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं अगर आप देखो कि एजर्शन, देखो एजर्शन का भी हमने टॉपिक पढ़ना है, पढ़ेंगे बिल्कुल भी कि एजर्शन के लिए क्या क्या होते हैं, कि उनकी अकरेंस चेक करनी होती है, कट ऑफ चेक करना होता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करनी होती है, कि मतलब तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं कि नहीं एग्जिस्टेंस होगी उसकी, ये सब चेक करना, वैल्यूएशन चेक करना, उसकी क्लासिफिकेशन चेक करना, ये सब होता है कि एजर्शन में कौन कौन से चैप्टर कहाँ चेक करने होते हैं। तो वही वाली कहानी कह रहे हैं क्या कि उसकी जो सही एजर्शन है वही चेक करना, जिस स्टेज में एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है उसकी एग्जिस्टेंस चेक करने के ऊपर जाना भी मत। यस और नो, यस सर। तो कहीं ना कहीं क्या कह रहा है कि रेलेवेंस का मतलब होता है कि ये चीज रेलेवेंट है, मतलब इसके बीच में लॉजिकल कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, किसके बीच में, एजर्शन के बीच में, और जो उसका पर्पस है ऑडिट एविडेंस का लेने का। क्या मेरी बात क्लियर है, क्लियर है, ये लिख के आना जरूरी है 100%। ठीक है सर। सर एग्जांपल से समझा दोगे, हाँ बिल्कुल समझा दूंगा। चलो सर, जैसे कि बात करते हैं क्या, एग्जिस्टेंस या वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट पेबल्स। अगर मान लो आपने एग्जिस्टेंस या वैल्यूएशन चेक करनी है अकाउंट पेबल्स की, ठीक है जी, तो इस वाले केस में दो चीजें आती हैं कि टेस्ट फॉर ओवर स्टेटमेंट का टेस्ट करना है या अंडर स्टेटमेंट का। मतलब सिंपल है कि आपने एग्जिस्टेंस, मान लो एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, वैल्यूएशन को भी भूल जाओ सर। अकाउंट पेबल्स कितने एग्जिस्ट करते हैं हमें ये चेक करना है। अब आता है कि टेस्ट करते हैं कि वो ओवर स्टेटेड है मेरे इस बिजनेस के अंदर, इस फाइनेंशियल के अंदर, की मतलब 5 है 6 दिखा रखे हैं तो ओवर स्टेट हो रखे हैं, या अंडर स्टेट है मतलब है 6 5 दिखा रखे हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से क्या लग रही है मुझे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तो जब करते हैं बात किसकी सर, ओवर स्टेटमेंट की, कहीं ना कहीं ओवर स्टेट कर रखे हैं, तो इन्होंने अपने अकाउंट पेबल, अपने क्रेडिटर्स को ना जान के बढ़ा रखा है। तो आप क्या करोगे, जो है उसको चेक करो। अब मेरे को बात बताओ कि कहीं ना कहीं आपने क्या, उन्होंने बोला कि इन्होंने ना कहीं ओवर स्टेट कर रखे हैं अपने क्रेडिटर्स को। अगर वो आपने किसी चीज को ओवर स्टेट कर रखा है तो मुझे एक्चुअल चेक करना है। एक्चुअल कितने हैं भाई, मैं चेक करूंगा नहीं, मतलब जो एक्चुअल मुझे नजर आ रहा है डेटा उसी को तो चेक करूंगा कि नहीं करूंगा, बिल्कुल। तो मतलब रिकॉर्ड एपीज ओनली, मतलब कहीं ना कहीं जो रिकॉर्डेड एपीज है, मतलब जो एक्चुअली में मेरे को कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड नजर आ रहे हैं मेरी किसके अंदर, फाइनेंशियल के अंदर, मैं उसी को तो चेक करने पे ध्यान लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि आपने ओवरस्टेट बोला। अगर आपने ओवरस्टेट बोला कि ज्यादा है तो भाई जितने हैं उतने निकाल लेता हूं, पता चल जाएगा। आप मैच करेंगे तो सही कह रहे हो, और अगर नहीं पता चला, एक्चुअली मैंने जो फाइनेंशियल में देख रहा हूँ 4 है, आप बोल रहे हो 5 है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आ जाएगी, आपकी ओवर स्टेटमेंट पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर मैं उल्टी बात करूं क्या, कि सर कहीं ना क्या है, अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट का मतलब कि भाई अंडर स्टेटेड है, मतलब जो नहीं है उसको ढूंढना पड़ेगा। मतलब अंडर स्टेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने मेरे से छुपा लिया, एक्चुअली में 5 है लेकिन इन्होंने ना 4 दिखा रखे हैं फाइनेंशियल्स के अंदर। अब मुझे ऐसा कुछ ढूंढना है जिसकी वजह से वो 5वां भी निकल के आ जाए। तो जब मुझे कोई चीज ऐसी ढूंढनी है जो नहीं है और ज्यादा ढूंढनी पड़ेगी, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे वाले चीजों को चेक करना पड़ेगा जिससे कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चेक हो रहा होगी कि हाँ यार यहाँ पे क्रेडिटर है, यहाँ पे क्रेडिटर है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो क्रेडिटर रिलेटेड होगी, ताकि पता चले 5वां है या नहीं है। तो मतलब कोई भी अनपेड इनवॉइसेस, कोई भी ऐसे अनपेड इनवॉइसेस वगैरह पड़े जो किसी और के नाम पे पड़े, जो इन्होंने अपने किस में नहीं दिखा रखा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में ना दिखा रखा, तो पता चलेगा अरे ये वाला क्रेडिटर तो आपने दिखाई नहीं रखा, ये इनवॉइस किसका पड़ा हुआ है, ओ सर सॉरी हमें क्रेडिटर बताना भूल गए। वैसे कैसे मिलेगा मुझे, अंडर स्टेट कर रखे है ना, आपने झूठ बोल रहे हो ना, या फिर सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट, या फिर आपने कोई सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट वगैरह कर रखी किसी बंदे को और आपने उसका नाम क्या नहीं है, आपकी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में नहीं आता। तो ये वाली बात क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये समझाना चाह रहा है क्या, कि लॉजिकल होना चाहिए क्या कनेक्शन बिटवीन किसके अंदर, जो भी आप पर्पस ऑडिट प्रोसीजर का, मतलब ये जो आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाया इसका पर्पस किससे कनेक्ट होना चाहिए, आपकी एजर्शन से। कि अगर आप ओवर स्टेटमेंट चेक करने लगे हो तो करंट वालों को चेक करो जो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। अब ऐसा नहीं है ना, ओवर स्टेटमेंट चेक करनी है और आप क्या चेक कर रहे हो, किसी और का बिल। अरे भाई किसी और का बिल तो आपको नया बंदा लाके दिखा के दे देगा, उससे आपको कैसे पता, वो तो ओवर स्टेटमेंट तो दिख ही रही है। आपको क्या चेक करना था कि एक्चुअलिटी कितनी है। तो रिकॉर्डेड वालों को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका सही प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। और अगर आपको चेक करने की कोई छुपा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी एरियाज को ढूंढना पड़ेगा जहां पे किसी और क्रेडिटर की क्या हो, आपको पता चले कोई और क्रेडिटर की बात हो रही है लेकिन वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या आप लोगों को ये वाली बात क्लियर है, सर क्लियर है, ये वाली बात पूरी आपकी यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है सर। सर उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद सर सिंपल सी बात बोलता है क्या, कि जो भी सेट ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं क्या होते हैं, रेलेवेंट होने चाहिए किसके लिए, सर्टेन असर्शंस के लिए, बट नॉट अदर्स। अब ये वाली बात क्या कह रहा है, वो सिंपल सी बात बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है सर जो भी आप ऑडिट प्रोसीजर का गिवन सेट किसी के ऊपर आप मान लो ऑडिट प्रोसीजर लगाने गए हो ना, तो ऑडिट प्रोसीजर आप जरूर लगाइए, लेकिन जो ऑडिट प्रोसीजर होगा ना वो हो सकता है रेलेवेंट हो उस पर्टिकुलर सर्टेन एजर्शन के लिए, लेकिन अदर के लिए ना हो। मतलब जो एजर्शन को चेक करने के लिए 5-6 पॉइंट चेक करते हैं, वो हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए तो बहुत रेलेवेंट हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी एजर्शन के लिए क्या होगी, रेलेवेंट होगी। सर इसका मतलब समझा दो एक बारी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, जल्दी से समझ आ जाएगा क्या, कि मैंने एक ऑडिट प्रोसीजर को क्या करा, अप्लाई करा, कैन बी अप्लाइड रेलेवेंट टू द सर्टेन एजर्शन बट नॉट अदर्स। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे, सर ये वाली कहानी कैसे होती है, देखो।
सिंपल सी बात समझो, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, समझ आ जाएगा क्या। इन्वेंटरी का एग्जांपल लेते हैं से 501 के अंदर। सर इन्वेंटरी के अंदर वो सिंपल सी बात बोलता है कि इन्वेंटरी का ना भाई तेरे को फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, बिल्कुल हम फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करते हैं बिल्कुल। अब ऑडिटर मान लो एक जगह पे क्या गया, क्लाइंट की केस के बाद प्रेमाइसिस पे जाता है और क्या करता है, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करने जाता है। अब ऑडिटर क्या फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को ऑब्जर्वेशन से करके देख सकता है? हमने क्या ऑडिट प्रोसीजर में ऑब्जर्वेशन पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। आई ओ बिल्कुल पढ़ा है सर। ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि हाँ ठीक है काउंट ठीक है नहीं है, सही तरीके से गिन रहे हैं नहीं गिन रहे हैं, रिकॉर्ड सही तरीके, मैनुअल पढ़ी है उसने, मैनुअल में रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग लिखा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, सही तरीके से कंट्रोल हो रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है। तो सर ऑब्जर्वेशन चल रहा है, चल रहा है। लेकिन बट अगर मेरे को ऑब्जर्वेशन करते करते मुझे बंदा बोले क्या सर इसकी वैल्यूएशन कितनी इन्वेंट्री की, क्या मैं ऑब्जर्वेशन से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकाल के दे सकता हूं? नहीं सर। क्या मैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता? तो वो क्या बात बोलना चाहता है, वो यही कहना चाह रहा है कि भाई हो सकता है कि गिवन सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर किसी एक असर्शन पे तो काम आ जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी असर्शन के लिए फिट बैठ जाए। मतलब ऑब्जर्वेशन तेरे को फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को चेक करने के लिए तो काम आ सकती है, लेकिन अगर उसकी वैल्यूएशन वगैरह जाननी होगी, वो उसके नाम पे है या नहीं है इन्वेंटरी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अगर कोई एसेट की बात करें तो वो उनके नाम पे नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ किससे काम नहीं चलेगा, ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा। हो सकता है आपको इंस्पेक्शन भी यूज करनी पड़े, इंक्वायरी यूज करनी पड़े, या फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी पड़े। तो बहुत सारे फैक्टर्स को क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ आई सर? आगे इसका मतलब यू नीड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर दैट। तो सिंपल सी कहानी कहना चाह रहा है कि जो भी आपके ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, गिवन सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जब आप लगाते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो एक असर्शन पे के लिए एक ऑडिट प्रोसीजर सब कुछ हो, वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को यूज करना पड़ता है। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। तो ये वाला पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, यहां से कवर हो गया, बस इतना ही याद रखना है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्या क्लियर है सर? क्लियर है सर। अब रेलेवेंस की बात होगी तो रिलायबिलिटी की बात भी बता दो। मैंने कहा रिलायबिलिटी को जानने से पहले, रिलायबिलिटी को जानने से पहले तुम्हें टाइप्स पता होने चाहिए किसके, ऑडिट एविडेंस के। सर रिलायबिलिटी से पहले ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि रिलायबिलिटी में इनके बिहाफ पे तो आंसर लिखा है, यही बताती है कि कुछ रिलायबल है या नहीं है। सर मतलब अभी समझाऊंगा, कनेक्शन पहले ढूंढते हो समझते नहीं हो, पहले समझो फिर कनेक्शन ढूंढना। सर क्या सर टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस बता दो। सर सिंपल सी बात है, दो टाइप्स होते हैं ऑडिट एविडेंस के। एक तो डिपेंड करता है किसके ऊपर सर, नेचर के ऊपर, दूसरा डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर। तो सर नेचर और सोर्स हमारे दो टाइप हो गए ना। नेचर का मतलब क्या आता है सर? सिंपल है, नेचर का मतलब आता है जो ऑडिट एविडेंस मिलेगा, जो विजुअल मिला देख के, ऑडिट एविडेंस जो ओरल ओरल तरीके से मिला, एक ऑडिट एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्री मिला। किस पे ज्यादा भरोसा होगा? मुझे ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री पे ज्यादा भरोसा होगा, ये तो सर सोचने वाली बात ही नहीं है। ऑडिट एविडेंस किस तरीके से मिल जाता है? जो मैं देखता हूँ वो ऑडिट एविडेंस हो सकता है, हो सकता है। और यहाँ पे क्या आ जाती है? ऑब्जर्वेशन। विजुअल का मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मेरा प्रोसीजर है किसको चेक करने का? विजुअल वाले ऑडिट एविडेंस को, बिल्कुल सर। उसके बाद क्या जाती है सर? ओरल, जो मुझे मिला बोल के, क्या मैं उसे बाद में रिटर्न में ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। मैंने बोला सर आपने बोल के दिया, लिख के भी दे दो, दे दोगे। वहां पे क्या आती है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और क्या आ गया? डॉक्यूमेंटेशन। इस तरीके से जो कि मैं डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में क्या करता हूँ, ले लेता हूँ। मतलब मैं ओरल को कहीं ना कहीं कभी कभी क्या चाहता हूँ कि भाई मुझे लिख के दे दे। तो क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सर। और क्या आ गया सर? डिपेंडिंग। और क्या ओरल के अंदर वैसे क्या आ सकते हैं? वैसे एक्चुअली क्या आता है? इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या ओरली होती है? बिल्कुल होती है। तो वो इंक्वायरी चेक करने का काम, इंक्वायरी क्या है? ऑडिट प्रोसीजर किसका? ओरल का। तो कहीं ना कहीं सिंपल सी कहानी क्या बोल रहा हूँ सर? सर सिंपल है, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस के अंदर दो होती है, एक नेचर और एक उसका सोर्स। सर नेचर के अंदर क्या आता है सर? विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। सर विजुअल तरीके से, ओरल तरीके से, डॉक्यूमेंट करके। और एक आता है सोर्स। सर सोर्स मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट इंटरनल तरीके से आया या एक्सटर्नल पार्टी से आया। इंटरनल मतलब कंपनी का अपना, और एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर से। यस और नो? यस सर। सर एक बार यहाँ से बता दो, विजुअल ऑब्जर्विंग फिजिकल वेरिफिकेशन क्या विजुअल होता है? बिल्कुल होता है। इन्वेंट्री आप चेक करते हो, कंडक्ट करते हो क्लाइंट के स्टाफ के बेसिस पे, आपने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑब्जर्वेशन करके करते हो, बिल्कुल। तो विजुअल एविडेंस है। यस सर। ओरल डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, बिल्कुल सर। वेरियस एंटिटी के साथ हम सर ऐसे 210 में पढ़ते आ रहे हैं, क्या एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन देगा, अपने पर्सनल से बात करने का मुझे पूरा पूरा चांस देगा। याद है प्री कंडीशन? यस सर। वो क्या है? ओरल कहीं ना कहीं। यस सर बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या हो गया? कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी सेल्स बिल्स वगैरह, ये सारे क्या है जो मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में देख सकता हूँ किसी एविडेंस को। मतलब सेल्स के इनवॉइसेस वगैरह हो गए, सब कुछ हो गए। ये क्या है मेरे लिए? डॉक्यूमेंट्री। ये मेरा क्या है? टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस में आते हैं। तो मतलब इनवॉइसेस वगैरह चेक करना जो मेरे हाथ में आते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के इनवॉइसेस हैं। ओरल जो मैं इंक्वायरी से लेता हूँ, और विजुअल जो मैं देख के लेता हूँ। फिर आता है सर डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स में क्या गया? इंटरनल एविडेंस। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी ओरिजिनेट होते हैं एविडेंसेस, जो किसके अंदर होते हैं? एंटिटी के अंदर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं सर? इंटरनल एविडेंस। जैसे कि सेल का इनवॉइस, कंपनी अपनी सेल करती है, उसका इनवॉइस बनाती है, वो क्या इंटरनली जनरेटेड है? यस सर। कॉपीज ऑफ सेल का चालान। यस सर। गुड रिसीव नोट हो गया, गुड्स को रिसीव करने का नोट आ जाता है। डेबिट क्रेडिट नोट आ जाते हैं। कॉपीज ऑफ कैश मेमोज आ जाते हैं। कोई इंस्पेक्शन कराइए तो उसकी रिपोर्ट आ जाती है। ये सारे क्या है सर? ये सारे मेरे लिए इंटरनल एविडेंस का काम करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो मतलब जो भी एंटिटी खुद से काटती है, कोई भी बिल वगैरह, कोई भी मेमो वगैरह, कोई भी नोट वगैरह, कोई भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो इंटरनली जनरेट होती है, वो सारे क्या आते हैं सर? इंटरनल एविडेंस में आ जाते हैं। और एक आता है एक्सटर्नल एंड, जो ओरिजिनेट किए जाते हैं आउटसाइड द एंटिटी। मतलब ऐसे कुछ एविडेंस जो आउटसाइड द एंटिटी से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जैसे कि परचेज का इनवॉइस। अगर आपने किसी से परचेज करी, सामने वाला क्या आपको इनवॉइस भेजेगा? बिल्कुल भेजेगा। तो वो बाहर से आया है, उसके ऊपर जो चीज लिखी होगी कि इतने की परचेज हुई, इतने की बिल है, वो मेरे लिए ज्यादा रिलायबल होगी। कंपनी कुछ भी
बोले मैंने इतने की परचेज करा है, मेरे को दिखा सामने वाले ने जो तेरे को परचेज इनवॉइस भेजा, उस पे जो अमाउंट होगी वो मानूंगा। तो कहीं ना कहीं मोर रिलायबल कौन सा हो गया, अपने आप तुम्हें पता चल रहा है सर, मोर रिलायबल सर एक्सटर्नल वाला होता है। परचेज का इनवॉइस हो गया, फॉरवर्डिंग नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया जो बाहर से आता है, कोई कोटेशन आपने लिए, कोई कंफर्मेशन आपने लिए, ये सारी की सारी क्या होती है मेरे लिए एक्सटर्नल एविडेंसेस का काम रोल प्ले करती है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो सर कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एविडेंस जो होता है वो मोर रिलायबल माना जाता है सर, माना जाता है सर, कहने वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर ना एक ये आता है साइड में सर, क्या? ये वाला बट। सर ये वाला बट आता है, क्यों? कि सर देखो ऐसा तो है कि एक्सटर्नल एविडेंस हमेशा मोर रिलायबल तो माना जाएगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन सर हर चीज की क्या होती है सर, हर चीज की एक्सेप्शन होती है सर। लॉ हमारा बना ही है और हमारी सी इतनी आसान होती तो बात ही क्या थी। तो सर इसका मतलब है कि एक्सटर्नल एविडेंस हमारा हमेशा माना तो जाएगा क्या, मोर रिलायबल। लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन है, कब नहीं माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा सर, जब इनवॉइस क्या हो, कोई एसोसिएटेड कंसर्न वगैरह से हो। मतलब सर कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या होता है, आपने बोला एक्सटर्नल एविडेंस लेना है, मैंने कहा ठीक है, मेरी एक एसोसिएट एंटिटी है किसकी, कंपनी की, बोला मेरी सर एक एसोसिएट है, मेरी सब्सिडरी वगैरह है, वो आपको लिख के दे देगी। उसने मेरे को अपनी सब्सिडरी से लिखवा के दे दिया कि हाँ हमने इतना पैसा, कंपनी का इतना पैसा हमने लोन ले रखा है। अब आपकी अगर अपनी सब्सिडरी है तो कहीं ना कहीं वो है तो एक्सटर्नल, पर फिर भी क्या नहीं हो रहा, मुझे कहीं ना कहीं आपके इंटेंट वगैरह पे अभी भी उतना ज्यादा भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट है। तो मुझे क्या फिर भी एक्सटर्नल मिलने के बावजूद भी कभी कभी ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें मैं फिर भी उसे क्या नहीं मान पाता, उतना रिलायबल नहीं मान पाता। द आंसर इज यस। जब क्या होती है कहीं ना कहीं जुड़ी जुड़ी बातें, जुड़ी जुड़ी बातों का मतलब सर कहीं ना कहीं आसपास वाले लोग जो होते हैं, अगर वो एक्सटर्नल भी हैं फिर भी क्या रिलेटेड पार्टी है मान लो, वो लिख के दे देगी, तो क्या मैं मान जाऊंगा क्या? कहीं ना कहीं मैं उनकी रिलायबिलिटी पे उतना भरोसा नहीं करूंगा जितना मुझे कोई डेटर अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन दे देगा तो मैं कर लूंगा। यस और नो? यस सर। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, एग्जांपल इनवॉइस ऑफ एन एसोसिएट कंसर्न, अगर कोई एसोसिएट कंसर्न का आपके पास कोई इनवॉइस वगैरह आता है, हो सकता है आपने उसे बोला भाई कम का बिल काट दे, वो कम का बिल काट देगा, तो आपको कैसे पता कि ये रिलायबल है, इवन इफ ये एक्सटर्नल है? यस सर। तो कहीं ना कहीं आपको उसके केस में क्या करना होता है, ग्रेटर विजिलेंस रखनी होती है। तो यहीं पे क्या बोला जाता है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म पिक्चर में आ जाता है कि अलर्ट रहना, हो सकता है कि तुम्हें एक्सटर्नल क्या एविडेंस के बहाने से मैनेजमेंट क्या करे, फंसाने की कोशिश करे कि सर एक्सटर्नल है इतना रिलायबल है, लेकिन तुम बोला नहीं नहीं क्योंकि एसोसिएटेड से है या रिलेटेड पार्टी से है, तो मुझे थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलर्ट होकर चेक करना पड़ेगा। क्या क्लियर है? यस सर। सर ऑडिटर क्या करना पड़ता है, क्या ऑडिटर को ट्राई करना पड़ता है क्या? ऑडिट देखो, ऑडिटर क्या कहता है, इंटरनल एविडेंस उसे मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि हमें रिलेटेड पार्टी से, हमने क्या रिलेटेड पार्टी को 10 लाख रुपए का सामान दिया है। इंटरनल मेरे पास एक एविडेंस कोई ना कोई इनवॉइस होगा। यस। एक्सटर्नल मेरे पास क्या होता है कि मैंने एक्सटर्नल से रिलेटेड एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना चाहता हूं मैं आपसे, क्या आपको 10 लाख रुपए का सामान मिला है, वहां से भी मैं ले लूंगा। तो मेरे को यूजुअली तो क्या करना होता है कि ये दोनों मैच कर जाए, मेरे लिए तो सबसे अच्छी चीज क्या है, इन्होंने बोला मैंने डेटर के 5 लाख देने, डेटर ने बोला हाँ मैंने 5 लाख देने, यही है, डेटर के 5 लाख से लेने हैं, इसके बोले देने हैं, तो क्या दोनों को मैच करना जरूरी है? यस। तो कहीं ना कहीं क्या कि ऑडिटर हमेशा ट्राई करता है कि भाई ये ना चीज मैच हो जाए, मैच हो जाए, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल आपस में मैच हो जाए। लेकिन अगर वो मैच नहीं कर रहे, अगर वो मैच नहीं कर रहे, देन इंटरनल एविडेंस शुड बी कोरोबोरेट विद द ईच अदर। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि फिर अगर आपके मैच नहीं करते ना, तो उस वाले केस में आप ट्राई करो कि जितने भी आपको इंटरनल एविडेंस मिले, तो आप क्या करते हो, ट्राई यूजुअली कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाना चाहोगे। मान लो आपने कुछ बाहर से करे, इन्फॉर्मेशन मिला, आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर दी, तो आप एडिशनल कुछ करना चाहते हो, या तो कुछ ऑल्टरनेट ढूंढोगे या कुछ एडिशनल लगाओगे। तो वो कहना चाह रहा है वही कि जो भी आप जितने भी प्रोसीजर से जितने भी एविडेंसेस को कलेक्ट करो इंटरनली, क्योंकि एक्सटर्नल वाला तो काम नहीं कर रहा, तो उस वाले केस में क्या होना चाहिए, आपस में वो लोग तो एटलीस्ट मिले, मतलब एक एविडेंस लिया फिर एडिशनल लगाया, तो वो भी क्या करना चाहिए, उसके क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं मैचिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर तरह से इंफॉर्मेशन आपके पास अलग अलग आ रही है। क्या तो मेरी बात समझ गए सर? समझ गए। मतलब अगर वो मैच करने की ट्राई करता है एज फार एज प्रैक्टिकल, अगर एक्सटर्नल एविडेंस रेडिली अवेलेबल नहीं होता, कोई एक्सटर्नल एविडेंस तो सर है नहीं हमारे पास, एक्सटर्नली मिल नहीं रहा है, अगर वो नहीं मिलता है, मैच नहीं करता है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, टू सी एट व्हाट एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक जो हमारे इंटरनल एविडेंसेस हैं वो क्या कर पाए, आपस में एक दूसरे के साथ कोरोबोरेट कर पाए। कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है सर, सपोर्ट करना। तो एक दूसरे को वो सपोर्टिव एविडेंस के थ्रू क्या होने चाहिए, निकल के आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्टिंग निकल के आते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। चलो जी। अगर आपने क्या पढ़ लिया, अगर आपने क्या पढ़ लिया, आपने रेलेवेंस और रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ लिया है, तो सर अब अगर आपने पढ़ लिया है, तो सर जो आप ये नीचे मुझे बताने लगे थे, क्या ये रिलायबिलिटी वाला टॉपिक जो आप कराने लगे थे, इसकी रिलायबिलिटी के बारे में बता दो, आपने मुझे ऊपर क्यों लेके गए? क्योंकि ये क्या बात बोलता है, ये बोलता है कि रिलायबिलिटी ना लिंक्ड है किसके साथ, टाइप्स के साथ। अरे वाह। वो बोलता है रिलायबिलिटी अगर आपने एविडेंस की चेक करनी है ना, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द ऑडिटर एविडेंस इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स एंड नेचर। कि आपकी रिलायबिलिटी किससे इन्फ्लुएंस्ड है, उसके सोर्स और उसके नेचर से। क्या सोर्स और नेचर ही पढ़ के आए हम? बिल्कुल सर। सोर्स के अंदर क्या था, नेचर के अंदर क्या था सर? नेचर के अंदर था विजुअल, ओरल और सर क्या था, विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। और उधर क्या था सर सोर्स के अंदर, इंटरनल एक्सटर्नल। यस सर, तो उसी की बात कर रहा है। एंड साथ में उसने क्या बोला सर, यहाँ पे अगर मैं बात बताऊं क्या, कि नेचर आपकी देखनी है, आपको वीओडी सोर्स देखना है, इंटरनल एक्सटर्नल, प्लस साथ में एक चीज और देख लेना, क्या आपकी रिलायबिलिटी आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर भी क्या करती है, कहीं ना कहीं डिपेंड करती है।
तो ये 3 चीजें बोली इसने रिलायबिलिटी के अंदर, क्या कि रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आप ऑडिटर को यूज करनी है ऑडिट एविडेंस के लिए, वो ऑडिटर एविडेंस इटसेल्फ इज इन्फ्लुएंस होती है किससे, सोर्स से, नेचर से एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड। तो मतलब जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपने उसको ऑब्टेन किया होगा वो भी कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर बन जाता है अगर आपने किसी चीज को रिलायबल मानना है या नहीं मानना। सर इसका मतलब समझा दो, इसका मतलब समझा दो सर। अभी समझाता हूं, ये मैंने चेक बिलो वाला करा हुआ है, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले आ जाओ क्या सर इसके ऊपर। सर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, सर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, चाहे यहां से कर लो, यहां से कर लो, कहीं से भी कर लो। सर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस अब वो बोलना चाह रहा है कि व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग द एक्सेप्शंस में एग्जिस्ट, ये एक्सेप्शंस की बात अभी ऊपर करेंगे, द फॉलोइंग जनरलाइजेशंस अबाउट द रिलायबिलिटी। तो क्वेश्चन आता है सर जनरलाइजेशन ऑफ द रिलायबिलिटी बता दो कि किस वाले केस में रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैंने कहा तुम्हें जो नेचर और तुमने जो सोर्स में टाइप्स पढ़े ना उसके बेसिस पे डिसाइड कर लो। मतलब कि सर सिंपल है, अगर रिलायबिलिटी कब होगी ज्यादा, बढ़ जाएगी कब, जब वो इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी से ऑब्टेन होगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है, इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड, हमने बड़ा एक्सटर्नल से मिलती है तो ज्यादा रिलायबल होती है, बिल्कुल होती है। फिर जब वो इंक्रीज हो जाएगी कब, अब क्या इंटरनल वाली जो इंफॉर्मेशन मुझे इंटरनली मिली, क्या इसका मतलब वो रिलायबल होती ही नहीं है? मुझे बोला नहीं 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 यार रुक जाओ, अच्छा मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन मुझे एक्सटर्नल सोर्स से मिलती है तो यूजुअली वहां पे भी रिलायबल होती है, लेकिन उसकी भी एक एक्सेप्शन है, क्या अगर वो किसी एसोसिएट वगैरह से मिली है तो उस वाले केस में उसको भी उतना रिलायबल नहीं मानेंगे। क्या पढ़ के आए यार, ऐसे ही बोला गया क्या कि इंटरनल उतनी रिलायबल तो नहीं होती, ये तो क्लियर है, लेकिन उसकी भी एक एक्सेप्शन है। अरे भाई दोनों की एक्सेप्शन, बिल्कुल यहां पे भी लिख लेते हैं सर, ये एक्सेप्शन है। ओहो मार्क कर लो, मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेंगे क्या कि इसका मतलब इंटरनल वाली को रिलायबल मानते तो नहीं है उतना, लेकिन उसे मान सकते हैं कब, जब अगर क्या हो, अगर उसके रिलेटेड कंट्रोल्स बहुत अच्छे हो, अगर क्या है जो रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव है, मतलब ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह हम लोगों ने लगाए हुए थे मैनेजमेंट के अंदर, कंट्रोल्स इतने ज्यादा सुपर्ब हैं, अगर वो इतने अच्छे हैं तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन अपने आप क्या हो जाएगी, उसकी भी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए सर एक्सटर्नल वाली हमेशा क्या होती है, मोर रिलायबल होती है, एक्सेप्ट अगर वो एसोसिएट से ली जाए। इंटरनल वाली भी रिलायबल हो सकती है अगर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हो। क्या बात क्लियर है? क्लियर है। अगर एक ऑडिट एविडेंस उसके अंदर किसकी रिलायबिलिटी कब बढ़ जाएगी, जब वो डायरेक्टली ऑडिटर को मिलेगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ऑडिटर को मिलती है, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, अगर वो ऑब्जर्व करता है फिजिकल इन्वेंटरी काउंटर, खुद से देख ले कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, तो क्या वो मोर कॉन्फिडेंट मोर रिलायबल फील करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल। पर मैनेजमेंट बोले सर हमने सारी चेकिंग कर ली है, इतनी इतना ज्यादा इतना स्टॉक है, तो कहेगा नहीं यार मेरे को देखना था। जब तक देखेगा नहीं तब तक क्या नहीं होगा, उसे मोर रिलायबिलिटी पे भरोसा नहीं। तो क्या होगी मोर रिलायबल? सर मोर रिलायबल वही होगी जो ऑडिटर को खुद से डायरेक्टली मिली होगी, ना कि किसी और से मिली होगी। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होगा सर वो मोर रिलायबल होगा। क्या हमने पढ़ा था, एक तो ओरल है, एक विजुअल है और एक डॉक्यूमेंट्री है। तो जो रिटर्न के अंदर होता है वो हमेशा क्या होता है, मोर रिलायबल होता है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ऑडिटर को मिलता है वो ज्यादा रिलायबल होता है, रेदर देन कोई भी फोटोकॉपी वगैरह या फिर किसी और तरीके से मिलना या फिर डिजिटल वे से मिलना, वो सब क्या नहीं होता, उतना रिलायबल नहीं होता। डिजिटल तो पीडीएफ एडिट भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मिलना क्या होता है, मोर रिलायबल होता है। तो सिंपल सी बात है कि एविडेंस की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है रिलायबिलिटी कब, जब वो इंडिपेंडेंट सोर्स से ऑब्टेन होती है आउटसाइड एंटिटी, जब उसके रिलेटेड कंट्रोल्स इफेक्टिव हो, मतलब पीडीसी सही तरीके से काम कर रहा हो। ये वाली कौन सी होगी, मतलब कि इंटरनल तरीके से जो आती है इन्फॉर्मेशन। फिर जो डायरेक्टली उसको मिलती है मतलब ऑब्जर्वेशन, फिर जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिलती है मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन या फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, और कहीं ना कहीं क्या जो ओरिजिनल उसको मिलती है, कोई फोटोकॉपी वगैरह नहीं होती। ये सारी चीजें क्या होती हैं सर, किसी की रिलायबिलिटी को बढ़ा देती हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। चलो जी, अब उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद ना यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी थी, क्या क्या लिखा था सर, यहाँ पे लिखा था देयरफॉर द जनरलाइजेशन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ऑडिट एविडेंस आर सब्जेक्ट टू इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस है कुछ, वो कह रहे हैं कि जनरलाइजेशन में ना कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। बिल्कुल सर। सर वो कौन सी आती हैं सर, यहां से बात करते हैं सर, एक्सेप्शन क्या है। अगर कोई इंफॉर्मेशन मुझे आउटसाइड एंटिटी मिलती है बहुत बढ़िया, बट नॉट रिलायबल बिकॉज ऑफ द सोर्स। सर जो आउटसाइड एंटिटी मुझे इंफॉर्मेशन मिली होती है उसे मैं रिलायबल तो मानता हूं, लेकिन ना उसके वो क्या होती है, कभी कभी रिलायबल नहीं होती क्योंकि उसका सोर्स रिलायबल नहीं होता। मतलब सोर्स क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है। डाउट ऑन द इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, मैंने जो बात बताई एग्जांपल वही रिलेट करा, क्या कि कहीं ना कहीं मुझे उसकी एसोसिएट एंटिटी जो है तो उसी की, जो रिलेटेड पार्टी है तो उसी की, मुझे कहीं ना कहीं उसकी इंटीग्रिटी उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर मुझे भरोसा नहीं है फिर भी वो एक्सटर्नल है तो क्या मैं उसको बहुत रिलायबल मानूंगा? नहीं मानूंगा। यही कहना चाह रहा है क्या, लाइक मैनेजमेंट एसोसिएट एंटिटी या फिर इंटरनल लीगल काउंसिल हो गया, मैनेजमेंट बोलते मेरे इंटरनल लीगल काउंसिल आपको लिस्ट निकाल के दे देगा जी सारी की सारी, उससे ले लो, बैठा वो। मैंने कहा नहीं यार, आपको जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एक्सटर्नल, अगर मुझे उसकी इंटीग्रिटी पे डाउट है, आपकी इंटीग्रिटी पे डाउट है, तो उस वाले केस में मेरे लिए वो क्या नहीं होगा, ये उसकी क्या हो जाती है, एक्सेप्शन हो जाती है। क्या हम पढ़ चुके हैं? यस सर, वही वाली बात यहाँ पे उसने करी है। क्या क्लियर है? यस सर, ये भी क्लियर है। तो हम सब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट पढ़ चुके हैं, रिलायबिलिटी वाला पढ़ चुके। एक बार देखते हैं क्या रह गया, आइए मेरे साथ। सर सच में कुछ रह गया अभी भी? क्या डेफिनेशन होगी सर? बिल्कुल होगी। क्या ये सब हो गया सर? हो गया। ऑर्डर भी हो गया सर, टाइप्स भी हो गया सर, बहुत बढ़िया।
मेरे बच्चे होशियार हैं, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी सर खत्म, सर खत्म। क्या ये वाली बात याद है, लॉजिकल कनेक्शन वाली याद है, अंडरस्टेटमेंट ओवरस्टेटमेंट पर एग्जांपल याद है सर? याद है। अगर हमें इनवाइट करना है तो सर बिल्कुल, अगर एक क्या ऑडिट प्रोसीजर एक जगह पे लगा हुआ बाकी सब पे काम करता है सर, जरूरी नहीं है करेगा। ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, इन्वेंटरी केस में काम करती है बट एवेल्यूएशन के काम में फेल हो जाएगी। यस सर, रिलायबिलिटी पढ़ ली सर, बिल्कुल पढ़ ली सर। ये भी पढ़ लिया सर, बिल्कुल पढ़ लिया सर। फैक्टर्स पढ़ लिए सर, बिल्कुल सर। मिसिस से याद रखेंगे, मिसिस ज्यादा है तो जहां सफिशिएंटली बढ़ती है वो तीन केसेस हो गए, आर्म से मटीरियलिटी, आर से आरओएमएम और साइज आ गया। सर ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है सर, सोर्स भी क्लियर है सर। यहां तक क्लियर करने के बाद ऑडिट प्रोसीजर पढ़ लिया सर, पढ़ लिया सर। ऑडिट प्रोसीजर दो तरीके होता है, रैप फैप, उसके अंदर पढ़ लिया, और ये भी पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया सर। लेकिन अभी क्या नहीं पढ़ा सर? इतनी बातें कर ली इंस्पेक्शन वगैरह की, अब थोड़ा बहुत बता दो इन सबके अंदर होता भी क्या है। दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो थोड़े बहुत जिसके अंदर मसाला है, विच इज इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। बाकी सारे तो नाम के। ऑब्जर्वेशन का मतलब तो ऑब्जर्व करना ही होगा ना, और क्या होगा। रीपरफॉर्मेंस का मतलब रीपरफॉर्म करके देखना, रिकैलकुलेट का मतलब रिकैलकुलेट करके देखना। ये तो बड़े नहीं है, बड़े क्या है, एक इंस्पेक्शन और एक इंक्वायरी, ये दोनों मसालेदार है। चलो सर करा दो जल्दी से, जल्दी से करेंगे। 10-15 मिनट का टॉपिक रहता है उसका, खत्म। बड़ा स्टैंडर्ड है ये, छोटा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एरिया है छोटे छोटे से। चलो सर, एग्जामिन। अब सर इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन का मतलब बहुत सिंपल है सर। इंस्पेक्शन का मतलब होता है एग्जामिन करना रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को। सर वो डॉक्यूमेंट्स जो क्या हो सकते हैं सर? वो वाले डॉक्यूमेंट, चाहे वो इंटरनल डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या वो किस फॉर्म में हो, चाहे वो जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। अच्छा सर, इसका मतलब सिंपल सी बात है, इंस्पेक्शन की जब बात आती है, आप एग्जामिन करते हो रिकॉर्ड्स को। इंस्पेक्शन दो चीजों में करी जाती है, तो रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने के लिए, एग्जामिन रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या हो गया? कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो इंटरनल से मिला हो, एक्सटर्नल से मिला हो, पीडीएफ में मिला हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिला हो, फिजिकल फॉर्म में मिला हो, कैसे भी मिला हो, उसको इंस्पेक्ट करना। और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्या साथ में सर क्या बोला उसने? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट। और मतलब होता है कि फिजिकल एग्जामिन करना एसेट को भी, क्या करना होता है? इंस्पेक्शन करना होता है, कि एसेट को फिजिकली एग्जामिन करना, कि एक्चुअली वो एग्जिस्ट भी करता है। जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट आता है ना, वो भी लिखा नहीं, कहीं ना कहीं किस बात है, एग्जिस्टेंस की बात आती है। एजर्शन लेवल पे होती है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस को चेक करने का मतलब क्या? इंस्पेक्ट करना कि वो फिजिकली एक्चुअली में है भी है एसेट या नहीं है सर। उसके बाद जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आता है, वो उसके नाम पे है या नहीं है, ये भी हम चेक करते हैं। ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा जैसे आप इसके निकल के चले जाते हैं इंस्पेक्शन से, इंस्पेक्शन ऑफ, कहीं ना कहीं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का रिकॉर्ड होगा ना, तो वो भी क्या होता है? एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, तो वो भी क्या होती है? इंस्पेक्शन ही होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर, ओके। सर तो इसमें क्या बातें करेंगे? जो मैंने बातें बताऊंगा बस उतनी याद रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। पहले डेफिनेशन याद रखेंगे, सिंपल से सर। इंस्पेक्शन का मतलब होता है एग्जामिन करना रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इंटरनल, एक्सटर्नल, और फिजिकल फॉर्म या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और साथ में आ गया फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एसेट्स, बिल्कुल। सर अब वो क्या बोलता है आगे? वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहता है कि यार देखो, ऐसा है ना, जो ये रिलायबिलिटी होती है ना, जब भी आप कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो, तो रिलायबिलिटी जो होती है ना ऑडिट एविडेंस की, वो कहीं ना कहीं उसकी जो डिग्री है ना, वो डिपेंड करती है। मैंने बोला मुझे बहुत अच्छे से पता है रिलायबिलिटी के बारे में। अगर तूने मुझसे बात करी ना, तो दो बातें मैं तेरे सामने ऐसे ही बोल दूं। कौन कौन सी? नेचर एंड सोर्स, वही वाली बात यहाँ बोली, कुछ नया नहीं बोलेगा सर। क्या सिंपल सी बात बोलिए, क्या सर? सर सिंपल सी बात क्या बोल रहा है? वो कह रहा है सिंपल है कि भाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी वेरीज होती है। क्या डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी? बिल्कुल सर, जो रिलायबिलिटी की डिग्री है ना, वो अपने वेरी करती रहेगी, डिपेंड करती है कि वो कौन से नेचर से आई है, कौन से सोर्स से आई है। क्या हमने ऊपर पढ़ के ही आए, कब बढ़ेगी कब घटेगी? है सर। एंड साथ में इंटरनल R&D, और कहीं ना कहीं आपने साथ में क्या बोला उसने, कि वो डिग्री डिपेंड किसके ऊपर करती है? सही ना, कहीं इंटरनल रिकॉर्ड्स के ऊपर, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी करती है, और ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं अगर क्या हम ये वाली बात ही पढ़ के आए? बिल्कुल सर। तो सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं कि अगर तो कोई भी रिकॉर्ड आउटसाइड एंटिटी वगैरह से रिलेटेड होगा, तो वो उसके ऊपर क्या डिपेंड करती है? नेचर एंड साइज के ऊपर करती है, नेचर एंड सोर्स के ऊपर करती है। और साथ में अगर तो इंटरनल किसकी बात करेगा? इंटरनल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करेगा, तो डिपेंड करती है कि वो कितने इफेक्टिव है मेरे इंटरनल कंट्रोल्स। क्या ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ के आ चुके हैं। एग्जांपल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मतलब कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं? एग्जांपल देख लो, जैसे आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर क्या आता है कि अगर आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने हैं, मतलब एविडेंस ऑफ ऑथोराइजेशन, तो कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन करनी है आपने किसकी, कि ऑथोराइज है या नहीं है। ये अगली चीज, ऑथोराइज है या नहीं है, मतलब उसका एविडेंस है या नहीं है। तो ये वाली चीज क्या हो जाती है? हमारी एग्जांपल है। बेसिकली सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपने इंस्पेक्शन का एग्जांपल लेना हो, मतलब कोई भी एविडेंस, अगर आपने किसी चीज की ऑथोराइजेशन को चेक करना है, तो आप क्या करोगे? उसकी इंस्पेक्शन कर लोगे, उसके डॉक्यूमेंट के अलावा दिखा, तेरे पास ऑथोराइज डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि तू उसको करने के लिए ऑथोराइज है, तो उसको दिखाएगा, वो इंस्पेक्शन हो गया, तूने देख लिया डॉक्यूमेंट क्लियर है। तो मतलब कहीं ना कहीं तूने एक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को क्या कर लिया? इंस्पेक्ट कर लिया। वो क्या हो गया? टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कहीं ना कहीं आपने चेक कर लिया। ठीक है सर। क्या टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर भी होती है? बिल्कुल होती है। तो कहीं ना कहीं क्या कह रहा है? इंस्पेक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी चीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना हुआ है, जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसी का होता है कि अपने मान लो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अकाउंटिंग पॉलिसी में अपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन यूज करना है, तो कहीं ना कहीं जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, उसका क्या होगा? कोई एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर हम इस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्निशन करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर लूंगा और उसी तरीके से देख लूंगा कि पॉलिसी फॉलो हुई है नहीं हुई है। तो ये क्या होगा? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। डिटेल्स में जाकर चेक करूँ। डिटेल्स का मतलब क्या होता है? कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट और
किससे रिलेटेड होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होती है या नहीं होती? बिल्कुल सर, उससे रिलेटेड होगी। पहले क्या करें? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल को चेक करा, मतलब ऑथराइजेशन इज अ कंट्रोल, कंट्रोल एक्टिविटीज याद है? उसमें पहला पॉइंट था ऑथराइजेशन, याद है सर? 315 पढ़ा था, कंट्रोल एक्टिविटीज उसमें आ गया था। यस सर। तो कंट्रोल्स के लिए क्या हो गया? इंस्पेक्शन करूंगा उसके डॉक्यूमेंट की, और यहाँ पे क्या हो गया? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है जो किससे रिलेटेड? टेस्ट ऑफ डिटेल से रिलेटेड, तो ये भी चेक कर लिया। और साथ में क्या कह रहा है? फिजिकल एसेट्स, तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ, दूसरा क्या था यहाँ पे? दूसरा क्या था सर? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट। तो पहले मैंने क्या कर लिया? एग्जामिन कर लिया जो रिकॉर्ड्स, पहला वाला पॉइंट एग्जामिन कर लिया रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट और एग्जामिन करने के लिए, रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के लिए डिपेंड करते हैं फैक्टर्स जो उसकी वेरिएबिलिटी और डिग्री पे आते हैं, जैसे कि नेचर एंड सोर्स, और साथ में अगर वो इंटरनल वाला एविडेंस होगा तो इंटरनल अगर से रिलेटेड होगा तो उसके लिए इफेक्टिवनेस और कंट्रोल होना चाहिए इंटरनली। बढ़िया सर। उसके बाद एग्जांपल आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए ऑथराइजेशन का डॉक्यूमेंट ले लूंगा, और टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए क्या करूंगा? जो भी एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसको चेक कर लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट को चेक करने का मतलब होता है डिटेल को चेक कर लेना। क्या क्लियर है? यस सर। सर फिर आता है फिजिकल एसेट, अगर मुझे प्रोवाइड करना है एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस, अगर मुझे किसी की एग्जिस्टेंस चेक करनी है किसी एसेट की, एंड नॉट फॉर द, क्या नॉट फॉर द क्या कहना चाह रहा है सर? सिंपल सी बात है, अगर किसी की एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं उसका, कि वही एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, लाओ मुझे पेपर में दिखा दो, तुम्हारे नाम पे होना चाहिए, कंपनी के नाम पे होना चाहिए, यस और नो, बट नॉट फॉर द आर एंड और वैल्यूएशन। और कहीं ना कहीं क्या, कहीं ना कहीं उसकी अगर वैल्यूएशन वगैरह की मैं बात करूं, वैल्यूएशन ऑफ एसेट की बात करूं, तो क्या मैं इसको वैल्यूएशन ऑफ एसेट को कर सकता हूं? इससे नहीं सर, वैल्यूएशन आपको क्या नहीं मिलेगी। वैल्यूएशन के लिए आप क्या नहीं कर पाओगे? वैल्यूएशन के लिए आप इंस्पेक्शन का यूज तो नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको कैलकुलेशन वगैरह का यूज करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन क्या सही नहीं है? इंस्पेक्शन सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसके लिए यूज नहीं होता है? नॉट फॉर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए भी क्या नहीं कर सकता मैं? इसको यूज नहीं कर सकता। वैसे मैं आपको बताऊं, नॉट नेसेसरली अबाउट द एंटिटीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए अगर आपने ये चेक करना है कि तेरे नाम पे है या नहीं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करना है तो आप उसे इंस्पेक्ट करोगे। उसके ऊपर एक्चुअली में उसका राइट है या नहीं, अगर आपको उसे पोजेशन वगैरह चेक करना है तो आप इंस्पेक्शन नहीं कर पाओगे, ना ही वैल्यूएशन के केस में कर पाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। इन केस ऑफ इन्वेंट्री इंस्पेक्शन अकम्पनिंग ऑब्जर्वेशन, कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेंट्री की बात करोगे तो उस वाले केस में क्या जाता है? इंस्पेक्शन के साथ साथ में आपको ऑब्जर्वेशन भी, क्या याद है हमें इन्वेंट्री केस में? सर ऑब्जर्वेशन आपने हमें रटवा दिया है। इन्वेंट्री केस में ऑब्जर्वेशन ही काम आता है कि इंस्पेक्शन भी काम आता है? बिल्कुल, आप इंस्पेक्ट करते हो, उसके अंदर 500 के अंदर लिखा हुआ है क्या? उसके रिकॉर्ड्स को भी चेक करना है इन्वेंट्री के। तो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को चेक करने का मतलब क्या हो गया? इंस्पेक्ट करना। और ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जो भी उन्होंने प्रोसीजर वगैरह लगाया अपने मैनुअल के बेसिस पे उसे ऑब्जर्व कर लो। क्या बात क्लियर है? सर क्लियर है। तो सिंपल है। क्या सर इंस्पेक्शन के अंदर मैं सिंपल सी बात बोली, वो किससे रिलेटेड होगा? डॉक्यूमेंट किसे या फिर रिकॉर्ड से रिलेटेड होगा, और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर हम क्या चेक कर सकते हैं? उसकी एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं चेक कर सकते। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें दो बातें होती है, नेचर एंड सोर्स के ऊपर, और अगर इंटरनल है तो इंटरनल इफेक्टिवनेस के ऊपर। टीओसी टीओडी एक्सप्लेन कर देंगे। क्या क्लियर है? सर बिल्कुल सिंपल है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? लुकिंग एट द प्रोसेस और प्रोसीजर, किसी प्रोसेस को देखना, लुकिंग एट द प्रोसेस, सिंपल। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या है? डायरेक्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिलेटेड टू अकाउंट बैलेंस हो गया, उनके एलिमेंट्स हो गए, इससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन लेते हो। सब सिंपल है, याद नहीं नहीं याद नहीं करना, क्यों? क्योंकि 505 में पढ़ेंगे। फिर आता है सर दो छोटे छोटे से कंसेप्ट, कौन कौन से? रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। रिकैलकुलेशन का मतलब ही समझ आ रहा है क्या? कि रिकैलकुलेशन का मतलब वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल से जुड़ा हुआ होगा। तो सिंपल क्या बोलता है? मैथमेटिकल एक्यूरेसी को अगर आप रिकैलकुलेट करके देखना चाहते हो किसी भी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप कर लीजिए। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अमाउंट को रिकैलकुलेट करके देखना चाहते हो, तो वो जो प्रोसीजर परफॉर्म करो उसे रिकैलकुलेट करने को, उसे क्या बोलते हैं? रिकैलकुलेशन। सिंपल है सर, रिलेटेड टू अमाउंट्स। ठीक है जी, अमाउंट से रिलेटेड होती है। फिर आता है क्या? रीपरफॉर्मेंस, ये रिलेटेड टू प्रोसेस या कंट्रोल होती है। अगर आप किसी प्रोसेस को, किसी प्रोसीजर को, किसी कंट्रोल को क्या करके देखना चाहते हो? वापस परफॉर्म करके देखना चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगा? रीपरफॉर्मेंस। मतलब इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर या कंट्रोल। अगर आप चाहते हो कि मैं खुद से क्या करूंगा, मेरे को करना है क्या, खुद से परफॉर्म करके देखना है ये प्रोसेस या प्रोसीजर, तो उसे क्या बोलेंगे? रीपरफॉर्मेंस। अगर आप बोलोगे मुझे इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी या फिर इसकी अमाउंट चेक करनी, तो क्या बोलोगे? रिकैलकुलेशन। क्या बात क्लियर है? एग्जांपल, एजिंग ऑफ द अकाउंट पेबल प्रोसीजर, जब भी आप कि अकाउंट पेबल्स की इन्होंने एजिंग सही तरीके से करी है नहीं कही है, इसका क्या करते हैं? ये रीपरफॉर्मेंस का प्रोसीजर को क्या करके देखता है ऑडिटर? हमेशा कभी कभी क्या करके देख लेता है? परफॉर्म करके देख लेता है, उसे क्या बोलते हैं? रीपरफॉर्मेंस का को यूज करना। सर फिर क्या आ गया? एनालिटिकल प्रोसीजर में आपको याद नहीं रखना, 520 में पढ़ेंगे, फिर भी आप बताता हूँ क्या प्लॉजिबल रिलेशनशिप, जैसे कि फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल डेटा को आप करते हो या फिर एनालिसिस वगैरह के लिए यूज होता है। मैंने बता दिया, इतना इतना ही याद रखेंगे। सर फिर एक पॉइंट आता है बहुत प्यारा सा, कौन सा सर? इंक्वायरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पियो गुड, जल्दी से पानी पियो, जल्दी जल्दी। सर आप पी लो सर, हम तो ठीक है। चलिए सर, इंक्वायरी 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 इंक्वायरी। सर इंक्वायरी क्या है? सर इंक्वायरी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इंक्वायरी ना काम की चीज आती है, काम की बहुत चीज है। सर कैसे? मैंने पॉइंट लिखा 1 2 3 4, वैसे ही उन पॉइंट्स को याद रखना है, बस उतने ही पॉइंट इंक्वायरी के अंदर लिख के आने हैं। ठीक है सर। पहले नंबर पे इंक्वायरी की डेफिनेशन क्या होती है? इंक्वायरी की डेफिनेशन होता है, इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब आप कहीं ना कहीं सीख कर रहे हो क्या? इन्फॉर्मेशन। इंक्वायर करना, सीकिंग इन्फॉर्मेशन। किस कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। सर ये क्यों? क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर में दोनों लग सकती हैं। ठीक है सर। तो मतलब इंक्वायरी के साथ में क्या होगा? कभी एपी लगता है? बिल्कुल लगता है। इंक्वायरी के साथ में सारे प्रोसीजर काम आते हैं। तो इंक्वायरी का मतलब होता है बेसिक, तो मतलब सीख करना, इन्फॉर्मेशन को सीख कर रहा हूं, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो। ठीक है। किससे ले रहे हो आप? अगर आप इंक्वायरी कर ही रहे हो तो किसी ऐसे
बंदे से करो जो नॉलेजेबल हो, वरना कोई ऐसा बंदा जो नॉलेजेबल नहीं है, उससे इंक्वायरी करे, करो या गलत आंसर मिलेंगे। तो सर बिल्कुल सही बात है। तो सीकिंग करना इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, किससे करेंगे सर? नॉलेजेबल पर्सन से करेंगे। विद इन द एंटिटी भी हो सकता है और आउटसाइड द एंटिटी भी हो सकता है। विद इन द एंटिटी का मतलब मैनेजमेंट का बंदा, आउटसाइड द एंटिटी का मतलब आउटसाइड एंटिटी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, है कि नहीं है? उससे इंक्वायरी करेंगे, वो बंदा है जिसको लिटिगेशन क्लेम के बारे में सब कुछ पता होगा। तो बिल्कुल सही बात है सर। इंक्वायरी का मतलब सिंपल सी बात है, इंक्वायरी का मतलब होता है सीख करना इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, किसी किससे सर? किसी भी नॉलेजेबल पर्सन से, चाहे वो इनसाइड द एंटिटी हो चाहे वो आउटसाइड द एंटिटी हो। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। सेकंड, वो क्या इंक्वायरी क्या सकती है? बोथ हो सकती है। बोथ का मतलब ओवरऑल भी हो सकती है इंक्वायरी, रिटर्न भी हो सकती है। बिल्कुल सर। जब आप किसी सामने वाले प्रोसीजर वाले बंदे को बोलते हो मुझे तेरे से रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए, तो आप उसे लिख के क्या देते हो? इंक्वायरी करते हो, उसे क्या बोलते हैं? रिटर्न में। और ओरल क्या होता है? पूछ लेते हो इंटरनल लीगल काउंसिल से, आपने पूछ लिया कि हाँ भाई 5-6 ही है क्या तेरे? 5-6 क्लेम चल रहे हैं कंपनी के ऊपर, मुझे बता जरा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो क्या होगी? ओरल इंक्वायरी हो गई। ऑडिटर टेक्स रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पांस टू द ओरल। अब मैंने जो आपको बताया था वो ऊपर बताया था, टाइप्स के अंदर ओरल आता है तो ऑडिटर चाहता है मेरे को इसका भी रिटर्न मिल जाए, वो यहाँ पे बात लिखी हुई क्या इंक्वायरी के अंदर वो क्या बोलता है, लास्ट में पॉइंट आएगा ये वाला, मैं वहां पे दिखा दूंगा, पर यहीं पे याद कर लो क्या। जैसे ही आप ओरल इंक्वायरी की बात करते हो तो ऑडिटर हमेशा चाहता है क्या कि वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले इन रिस्पांस टू द ओरल, कि भाई ओरल के रिस्पांस में ना तो मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे ही दियो। वो मेरे लिए क्या रहेगा कि ऑडिट एविडेंस रहेगा, मेरी डॉक्यूमेंटेशन में लग जाएगा जाके, ठीक है। और ये जो इंक्वायरी होती है आप इसे क्या करते हो? एक्सटेंसिवली यूज करते हो थ्रू आउट द ऑडिट। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो आप करते हो, इंक्वायरी तो आप करते चलते हो करते चलते हो। जो याद है 315 में कदम रखा था हमने किसके अंदर? मैनेजमेंट के काम के अंदर। वहां पे क्या शुरू कर दी थी? हाँ भाई क्या चल रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं सुनने में आ रहा? हाँ भाई कोई सब्सिक्वेंट इवेंट? हाँ भाई इन्वेंट्री। तो हम सारी बातें कर रहे थे, सारी क्या है? हमारी इंक्वायरी है। तो ये सारी इंक्वायरी एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट यूज की जाती है। तो सर 4 बातें मेरे को जल्दी से बता दो। इंक्वायरी मतलब सीख करना इन्फॉर्मेशन, क्या होगी? फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, किसी नॉलेजेबल पर्सन से, विद इन द एंटिटी आउटसाइड द एंटिटी। वो हो सकती है कौन सी इन्फॉर्मेशन? ओरल भी, रिटर्न भी। ओरल वाली के लिए WR लेना प्रेफर करते हैं। और लास्ट में क्या आ गया? ये थ्रू आउट द ऑडिट क्या हो जाती है? एक्सटेंसिवली यूज की जाती है इंक्वायरी। क्या क्लियर है सर? क्लियर है। ये देखो रिटर्न ओरल ये सारी बातें हमने कर ली, ठीक है सर। उसके बाद क्या आता है सर? फोर्थ, जो रिस्पांस होगा इंक्वायरी का। सर जो रिस्पांस होगा इंक्वायरी का बहुत इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में लगते पूछ लिया जाता है। जो रिस्पांस होता है इंक्वायरी का वो क्या देके जाएगा? सर वो 3 बातें देके जा सकता है। अगर मेरे को कोई, मैंने इंक्वायरी करी, उससे सामने से मुझे रिप्लाई आया, तो सोचो मैंने उसे पूछा कुछ, उसने मुझे रिप्लाई किया, वो मेरे को 3 एरियाज में अफेक्ट कर सकते। क्या उसने जो मुझे रिप्लाई किया वो मेरे को कुछ ऐसा बता देगा जो मुझे पता ही नहीं था, मतलब कुछ ऐसा जो नया हो, न्यू। बिल्कुल है कि नहीं है? उसने, मैंने उसे इंक्वायरी करी और उसने मुझे जो बोला मैं तो हिल गया, मैंने कहा है ये भी था। मैं कहा ये तो मुझे पता नहीं था। मतलब इन्फॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली प्रोसेस, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियसली मुझे प्रोसेस नहीं होती, मेरे पास नहीं थी, मेरे पोजेशन में नहीं थी, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल गई इंक्वायरी के थ्रू, पहला नंबर पे। दूसरा, ऐसी हो सकती है इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता थी लेकिन इसने जो मुझे रिप्लाई दिया वो मुझे और पक्का हो गई, मतलब कहीं ना कहीं उसने मेरे को मोर कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब होता है सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मोर कोरोबोरेट निकल के आती है, मतलब सपोर्ट करती है मेरी अदर इन्फॉर्मेशन को, जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी उसके सपोर्ट में मुझे और इन्फॉर्मेशन मिली, किसके थ्रू? इंक्वायरी के थ्रू। और लास्ट में डिफरेंट, मतलब कोई ऐसी मेरे को इंक्वायरी से रिस्पॉन्स मिला जो बिल्कुल क्या था? डिफरेंट था सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसा कुछ मिला जो बिल्कुल ही अलग था, जो मैंने सोच रहा था उससे तो बिल्कुल ही डिफरेंट मुझे क्या मिला? तुम्हारा रिस्पॉन्स मिला इंक्वायरी का। ये सारी बातें क्या होती हैं? ये सारी बातें आती है रिस्पॉन्स होता है इंक्वायरी के अंदर। सर चौथा पॉइंट क्या है? इंक्वायरी का जब रिस्पॉन्स आता है तो क्या क्या हो सकते हैं? कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? सर 3 फैक्टर हो सकते हैं। ऐसी हो सकती है जो मेरे पोजीशन में नहीं थी, बिल्कुल न्यू होगी, या फिर जो मेरे पोजीशन में थी उसको कोलैबोरेट करेगी, कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, या फिर तीसरी बिल्कुल डिफरेंट होगी, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन्फॉर्मेशन। क्या ये 3 बातें क्लियर है सर? याद हो जाएगी, बहुत बढ़िया सर। जब भी आपको कोई इंक्वायरी क्या मिलती है, जब भी आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है रिस्पॉन्स में जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, सोचो ना, मैं कुछ ऑलरेडी सोच के चल रहा हूं, मेरे ऑडिट के प्लान में है, मैंने प्रोसीजर लगाया, मेरे पे एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है जिसे मैं ऑडिट एविडेंस की तरह यूज करने लगा, अब मुझे रिस्पॉन्स में कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट निकल के आ जाता है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है? मुझे कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने पड़ते हैं या परफॉर्म करने पड़ते हैं। क्या सर? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। अगर कुछ नया मिलेगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा, तो मुझे उसके ऊपर के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के देखना पड़ेगा। यस सर? नो? यस सर, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आपको कभी भी कुछ ऐसा मिलता है जो क्या होता है? सिग्निफिकेंटली डिफरेंट निकल के आता है, जो पहले आपके पास नहीं होता, तो उस वाले केस में आप क्या करते हो? अगर डिफरेंट मिलेगा तो आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर तो परफॉर्म करने ही करने पड़ेंगे। आपको अपना करंट प्रोसीजर को क्या करना पड़ता है? मॉडिफाई करना पड़ता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। तो सर 5 पॉइंट यहां तक हो गए हमारे, ठीक है। तो पहला सीकिंग इन्फॉर्मेशन वाली कहानी, दूसरा ओरल और रिटर्न हो सकती है, तीसरा ओरल के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का लेना, चौथा रिस्पांस के 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, और पांचवा अदर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर का यूज किया जाता है जब भी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिस्पांस हमें मिलता है। क्या इतनी बात क्लियर है सर? क्लियर है सर। फिर आते हैं 6th पॉइंट पे। सर 6th पॉइंट क्या कहता है कि जब आपने ऊपर जो बात करी ना वो कोलैबोरेटिव वाली, अब थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर दो। तो वो कहता है कोलैबोरेटिव ऑडिट एविडेंस जो आप लेते हो ना थ्रू द इंक्वायरी, वो तो इंपॉर्टेंट तो है, क्यों? क्योंकि आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होते हैं, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो है। बट इन केस ऑफ द इंक्वायरी अबाउट द मैनेजमेंट इंटेंट, अगर आप बात करते हो किसकी इंक्वायरी? अगर आप करते हो मैनेजमेंट के इंटेंट की, अगर मैनेजमेंट का इंटेंट कैसा है, अगर आप उसकी इंक्वायरी की बात करते हो, इन्फॉर्मेशन में भी लिमिटेड टू, इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन हमेशा लिमिटेड मिलेगी आपको, क्योंकि मैनेजमेंट के इंटेंट के बारे में आपको ज्यादा कहानी सुनने में मिलेगी नहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत कैसा एरिया है, बहुत पर्टिकुलर एक एरिया है कि मैनेजमेंट का इंटेंट जानना है कि मैनेजमेंट का इंटेंट अच्छा है या नहीं है। अगर मैनेजमेंट इंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आपको सारी चीजों पर डाउट आ जाता है कि हम ये बातें पढ़ चुके हैं सर। तो वही वाली बात करना चाह रहे हैं क्या कि अगर आपको कोलैबोरेटिव एविडेंसेस मिलते हैं तो वो इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन जब वो मैनेजमेंट इंटेंट की बात आती है ना,
तब वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो जब वो लिमिटेड हो जाते हैं तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, 3 बातें ख्याल रखनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? मैनेजमेंट इंटेंट से रिलेटेड ऑडिटर को ऐसी कौन सी 3 बातें जिनको याद रखना पड़ता है, जिनके बेसिस पे वो डिसाइड कर पाएगा क्या कि हाँ भाई इस इंक्वायरी से मेरे को सही रिजल्ट मिला या नहीं मिला। मतलब सर उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट इंटेंट एंड टू चेक, ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मैनेजमेंट का इंटेंट कैसे कैसे अंडरस्टैंड करेगा, चेक करेगा। क्या? 3 बातें। कौन कौन सी? कौन कौन सी सर? मैनेजमेंट की पास्ट की हिस्ट्री। आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की पास्ट की हिस्ट्री से उसके इंटेंट का बहुत अच्छा खासा आइडिया लगा सकते हो। उसके वजह से को पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट जो मुझे मिल रहे हैं वो सही डायरेक्शन में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। फिर रीजन फॉर द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या करती है, हमेशा मैनेजमेंट किसी ना किसी चीज के लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करती है। हमें देखना पड़ेगा मैनेजमेंट क्या रीजन लेती है उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन लेने का। क्या मैनेजमेंट का हमेशा फोकस होता है कि उनकी बुक्स बुक्स अच्छी रहे, चाहे हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या मैनेजमेंट एक्चुअली में चाहती है कि जो गलत हो रहा है मैं उसको सही करूं। तो मैनेजमेंट का पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन मुझे उनके इंटेंट के बारे में अच्छे से बता देता है। और तीसरा, एक्चुअली में मैनेजमेंट की एबिलिटी है भी है उसको परस्यू करने की या नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट दिखावा कर रही है। मतलब उतने फंड्स मैनेजमेंट के पास अभी अवेलेबल नहीं होते जितना मैनेजमेंट बोलते हैं कि हम फंड से चीजों को ठीक कर देंगे, हमारे पास फंड्स आ जाएंगे। मैनेजमेंट की एबिलिटी भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, वरना उसे पता चलता है उनके इंटेंट का कि मैनेजमेंट फोकी फोकी है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, एबिलिटी है नहीं। तो मतलब सर कभी भी क्या बात आती है, जब भी कोई बात आती है मैनेजमेंट इंटेंट से रिलेटेड, तब हमारे पास एविडेंसेस हमेशा लिमिटेड रहेंगे। तो लिमिटेड रहने के चक्कर में ऑर्डर क्या करना पड़ता है, हमेशा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और चेक करनी पड़ेगी 3 बातें। कौन कौन सी? ये देखना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट की पास हिस्ट्री क्या बोलती है, मैनेजमेंट का एक्चुअली में जो उन्होंने पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज किया उसका रीजन क्या है, और तीसरा मैनेजमेंट की एबिलिटी क्या है, उसको प्रोसेस कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर ये 3 बातें अगर आप सही तरीके से कर लोगे, मैनेजमेंट की एबिलिटी टू परस्यू, अगर ये 3 बातों को आप चेक कर लेते हो, आपको मैनेजमेंट के इंटेंट के बारे में एक फेयर आइडिया लग जाएगा। उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हो कि आपके पास जो इंक्वायरी से एविडेंसेस आए वो सही है या नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। क्या इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीजें होगी यहाँ पे। फोर्थ वाला पॉइंट जिसके अंदर रिस्पॉन्स क्या रहता है उसमें 3 बातें, और उसके बाद एक वाला पॉइंट आएगा मैनेजमेंट के इंटेंट के ऊपर अगर डाउट आता है इंक्वायरी के टाइम पे, तो वो कोलैबोरेटिव तो हो जाता है लेकिन वो लिमिटेड रहता है। लिमिटेड रहने के चक्कर में वो क्या करना पड़ता है, 3 बातें करनी पड़ती हैं आपको। क्या करना पड़ता है आपको, पास्ट हिस्ट्री देखनी पड़ती है मैनेजमेंट की। पास्ट हिस्ट्री के बाद देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट क्या 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 कि पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन का रीजन, और तीसरे नंबर पे क्या सर, तीसरे नंबर पे जल्दी से बता दो सर, जल्दी से बता दो, मैनेजमेंट ने क्या उसकी एबिलिटी है भी उसे परस्यू करने की या नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला हमने ऊपर बात कर ली थी सर। तो एक लाइन बोलता है वो क्या, लास्ट में एंड करने के लिए, और यही क्वेश्चन के अंदर आती है लाइन क्या, इंक्वायरी अलोन डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। मतलब वो कहता है क्या कि सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी अकेले सारा काम नहीं कर पाती। आपको कभी कभी ऐसे मोड आएंगे जहां पे आपको इंक्वायरी के साथ साथ में किसी और एविडेंस ऑडिट प्रोसीजर की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे इन्वेंट्री की बात आती है तो इंक्वायरी के साथ में ऑब्जर्वेशन अपने आप आ जाते हैं, इंस्पेक्शन के साथ में ऑब्जर्वेशन अपने आप आ जाता है। ये सारी बातें कहना चाह रहा है क्या, इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपको मिला जुला के क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स को यूज करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो यहीं पे बात बोली क्या, ऑडिट प्रोसीजर कैन बी यूज इन द कॉम्बिनेशन विद द इंक्वायरी। कहीं ना कहीं ऑडिट प्रोसीजर को क्या करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है इंक्वायरी के साथ में। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ये इसी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया, इंक्वायरी अलोन डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एक्सप्लेन। जब ऐसी बातें करेगा तो आपको कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कहानी सुना के आनी पड़ेगी ये तीनों वाली, कि कैसे कैसे रिस्पॉन्स आता है, कैसे कैसी बातें होती हैं, और ये पूरा का पूरा आपको आंसर लिख के आना पड़ेगा 4-5 नंबर के अंदर। क्या मेरी बात डन है सर? डन है सर। क्या खत्म हो गया? बस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। क्या सर, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। सर जो नेचर एंड टाइमिंग होती है ऑडिट प्रोसीजर की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है क्या कि जो नेचर एंड टाइमिंग अफेक्ट हो सकती है, किससे अफेक्ट हो सकती है, कि जो आपके पास अकाउंटिंग डेटा है, जो आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन आती है, बिल्कुल आती है, जो अदर इन्फॉर्मेशन आती है वो कैसे अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है का मतलब क्या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या फिर कोई सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में, पीरियड इन टाइम में एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब मान लो कोई आपने अमेजॉन से कोई, अगर आप कोई बिल वगैरह लेते हो अमेजॉन से, आप कुछ ऑर्डर करते हो तो उनका ऑर्डर भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है, उनका इनवॉइस भी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है या नहीं आता? बिल्कुल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको मिलता है। यस। तो पहले नंबर पे क्या हो सकता है कि अगर आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसका नेचर, उसका टाइमिंग डिपेंड करता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी या फिर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर होगी, सर्टेन पॉइंट और पीरियड इन टाइम। मतलब जैसे कि सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज परचेज ऑर्डर वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होता है। तो फिर एक तो ये हो सकता है, ये तो पहला वाला केस हो सकता है, उसके ऊपर आपकी नेचर एंड टाइमिंग क्या कर सकती है, क्या इफेक्ट कर सकती है। दूसरा, अगर वो कहता है कि दूसरे वाले केस में कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ओनली एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। कभी कभी क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, कुछ कंपनीज ऐसी इन्फॉर्मेशन रखती है जो बोलती है भाई आज हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद इन्फॉर्मेशन 24 घंटे बाद ऑटो डिलीट लगा हुआ है हमारा, हम ये इन्फॉर्मेशन को रख नहीं सकते हमारे पास। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जब आप किसी ऐप पे अप्लाई करते हो, आपके कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस टाइम पे वेरीफाई कराती है, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि हम इसको स्टोर नहीं करेंगे अपने पास में। ठीक है, ये बस इन्फॉर्मेशन उस टाइम पीरियड ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट थी, आपने अपना लॉगिन वगैरह कर लिया, नाउ वी आर डिलीटिंग इट। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन का होना जो एक टाइम पीरियड के बाद क्या नहीं होंगी, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, उसके लिए बोला जाता है क्या, उसके लिए 2 बातें हो सकती हैं। क्या आप रिक्वेस्ट कर सकते हो
उस एंटिटी से, अगर आप उसका ऑडिट प्रोसीजर लगाना चाहते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एंटिटी, आप क्या इसे थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए क्या कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो इस इन्फॉर्मेशन को। वो कहते हैं नहीं, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, जिसे रिटेंशन पॉलिसी बोलते हैं, हमारी रिटेंशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है, सॉरी हम नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका होता है आप परफॉर्म कर लो ऑडिट प्रोसीजर एट टाइम व्हेन इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो उसी पीरियड ऑफ टाइम पे जो उन्होंने बोला हम 24 घंटे तक कर सकते हैं, तो उसी 24 घंटे के अंदर अगर आपने अपना क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर लगा के देखना है ऑडिटर, तो लगा के देख लो। हम इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन को क्या नहीं कर पाएंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे, ये हमारी पॉलिसी में आता है। तो उसकी वजह से आपका नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर भी क्या हो सकता है, तो टाइमिंग इफेक्ट होगी मेरी, बिल्कुल मुझे उसी पर्टिकुलर पॉइंट में चेक करना पड़ेगा, यस। और अगर नेचर कैसे इफेक्ट होगी, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो मुझे उसी में क्या करना पड़ेगा, उसको उसी तरीके से चेक करना पड़ेगा, यस और नो। क्या छोटा छोटा टॉपिक है, बिल्कुल। क्या यहाँ खत्म हो जाता है, सर बिल्कुल। क्या हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ लिया है, सर बिल्कुल पढ़ लिया है। क्या हमने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह पढ़ लिया है, बिल्कुल पढ़ लिया है सर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बिल्कुल पढ़ लिया है सर। और इसके अंदर कुछ है सर, ये वाला टॉपिक तुम लोगों को पूरा का पूरा हम मारना सीख चुके हैं, और यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है, एंड हो जाता। लेकिन अगर तुम मुझे बोलते कि सर आपने ना एक बात बोली थी ऊपर, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में एक बात बोली थी, उसके बारे में अगर आपने हमारे को कहानी ना सुनाई तो फिर क्या फायदा सर। मैंने कहा यार तुम्हारी बात तो ठीक है। तो सर तो सर व्हाट इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बता दो सर। सर मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होता है, सर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो होता है जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को छोड़ के एक्सपर्ट होता है, मतलब ऐसा एक्सपर्ट जो अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के एक्सपर्ट होगा, क्योंकि उसके एक्सपर्ट तो बैठे हम। तो हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, तो हम लोगों के इसके एक्सपर्ट होते हैं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के एक्सपर्ट होते हैं। तो एनी एक्सपर्ट जो अदर देन कौन सा होगा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला एक्सपर्ट, उसे क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट। अगर आपने रिलाय करना है किसके ऊपर, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के ऊपर, तो मैंने तुम्हें बताया था वो वाली बात उस टाइम भी बोली थी कि वहां पे कुछ बातें होंगी जो तुम्हें ध्यान रखनी होंगी, अगर आपको उसका काम को रिलाय करना होता है। आप कर सकते हैं, आप उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मान सकते हैं, उसके एविडेंस को जो उसने दिया उसकी बेसिस रीजनेबल एश्योरेंस भी ले सकते हैं, तब लेना। आप उसे काम को अच्छा तब मानना जब आप चेक कर लो क्या उसकी कंपिटेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी। अगर आपने रिलाय करना है किसके, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम के ऊपर, तो उससे पहले वो ध्यान रखना पड़ता है उसका सीसीओ, उसकी कंपिटेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी सही होनी चाहिए। अगर आपको वो बढ़िया मिल जाए तो फिर चेक करो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क, कि वो उसके वर्क की क्या ले लो, आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लो कि वो काम कैसे करता है। और साथ में इवेल्युएट कर लो एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क, क्या भाई उसके काम में एप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये तीन बातें अगर आपने कर ली, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिलाय कर सकते हो। रिलाय करने से पहले एक्सपर्ट के बारे में जान लेना कि उसका कंपिटेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसके काम को अंडरस्टैंड करना और देखना, इवेल्युएट करना कि वो एप्रोप्रिएट करता भी है नहीं करता है। जब आप ये तीन बातें कर लेते हो, तब आप क्या कर सकते हो, रिलाय कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है सर, क्लियर है। अब सर बात आती है कि आपने ये बात तो बता ही दी है, तो जब आप इसको समझा ही रहे हो, तो समझाते समझाते आप हमारे को एक बात और समझा जाओ क्या। सर अब बता दो ऐसा क्या कि व्हेन इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज एन ऑडिट एविडेंस, अब आपने इंफॉर्मेशन को यूज करना है ऑडिट एविडेंस में, वो कौन सी वाली इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क से आपको मिली है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने कुछ काम किया और आप उसको, उसने आपको इंफॉर्मेशन दी कि मेरे एक्सपर्टीज बोलती है ये इंफॉर्मेशन है। अब आपने उसकी इंफॉर्मेशन में भरोसा करने के लिए पहले उसका सीसीओ अंडरस्टैंडिंग और एप्रोप्रिएटनेस तो चेक कर लिया, आपको ये तो पता चल गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद ऐसे कौन से मैटर्स हो सकते हैं जो नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने किया हो। तो पहले तो क्या बात क्लियर, अफेक्टेड बाय द सच मैटर, कौन कौन से ऐसे मैटर हो सकते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी क्या जो वर्क परफॉर्म किया होता है एक्सपर्ट ने, वो क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे जो ऑडिट प्रोसीजर हो सकते हैं, उसका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, ये क्वेश्चन है। आपको जब ये आंसर करना हो तो उससे पहले आपको कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे खुद से, तभी ये बात याद होगी। सर समझा दो। कुछ सवाल आपको पूछने पड़ेंगे, वो सवाल आता है भाई क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट, क्या हु, कौन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो जो हु का और क्या जो क्या क्या आंसर है वो मैं आपको कराया हूं नीचे। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है, समझ गए हम। हु मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो ऑडिटिंग और वो वाला अकाउंटिंग वाला नहीं होता, क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है। अब आता है सर आंसर, वो फैक्टर्स बता दो जिसकी वजह से मेरे ऑडिट प्रोसीजर इफेक्ट हो जाएंगे जब भी मैं मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क की बात करता हूं, उसका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट कैसे इफेक्ट हो सकता है। सर वो इफेक्ट हो सकता है कुछ बातों से, वो कौन सी बातें हैं, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा। कुछ सवाल है, पहले एक्सपर्ट कौन लाया, क्यों लाया, अच्छे वाला है या नहीं है, और कितना, कितने काम के लिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब ही आपको देंगे, आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। पहली बात तो होती है सर एक्सपर्ट कौन लाया, मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन आता है, पहला पॉइंट क्या बोलेगा आपको, वो बोलेगा कि मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को हायर किया, एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, या फिर एक्सपर्ट फ्रीलांसर है। भाई कोई एक्सपर्ट कोई वो नहीं है जो मैनेजमेंट ने हायर कर रखा है, मतलब वो कहीं ना कहीं किसके बेसिस पे आता है, पार्टली एंगेज है मैनेजमेंट के साथ, जब जब जरूरत होती है तब तब आता है। क्यों, पहले पॉइंट पे क्या आ गया सर, कौन से फैक्टर्स है, पहला फैक्टर क्या मैनेजमेंट के साथ, क्या जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो एम्प्लॉयड बाय द मैनेजमेंट है या फिर पार्टली एंगेज है, पहला पॉइंट।
ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसके बेसिस पे डिपेंड करता है क्या, अगर मैनेजमेंट ने उसे एम्प्लॉयमेंट दे रखी होगी तो मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होगा। भाई मैनेजमेंट ने उसको नौकरी दे रखी है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस चलता होगा या नहीं चलता होगा? बिल्कुल चलता होगा। लेकिन अगर वो पार्टली एंगेज होगा तो उसका क्या नहीं चलता होगा, इतना इन्फ्लुएंस नहीं चलता होगा, क्योंकि वो छोड़ के भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, पहला पॉइंट, क्या मैनेजमेंट ने उसको एम्प्लॉयमेंट दे रखी है या वो पार्टली एंगेज है, क्या उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली में उसके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है, उसका कितना कंट्रोल है, ये हमारे लिए दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा, अब कौन सा क्वेश्चन आता है कि सर पहली बात तो आप एक्सपर्ट को लेके आ ही रहे हो, अब ये तो पता चल गया कि कौन लाया, अब आता है कि वो जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट के नाम में एक्सपर्टीज है भी या नहीं है, वो कैसे पता चलेगी? ये चेक कर लो कि वो टेक्निकल, प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट्स वगैरह को, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स उनको फॉलो करने वाला बंदा होना चाहिए, तभी उसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोलेंगे। वरना एक्सपर्ट कैसा, जब तो टेक्निकल, प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट्स को इंडस्ट्री की फॉलो ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ऐसा एक्सपर्ट जो टेक्निकल, प्रोफेशनल और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फॉलो करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब ये आ गया। अब जब तू बंदा आया तो सबसे पहले तेरे को क्या डिसाइड करना पड़ेगा भाई, तेरे को तू कितना काम करेगा, तू कितना काम करेगा मतलब क्या है, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, कि भाई उसको कितना काम दे रहे हो, उसका नेचर क्या है, उसका वर्क का जो उसके नेचर, उसका वर्क का क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या रहेगा काम का। जब आप इसकी बात कर ही रहे हो तो उसके बाद क्या आ जाती है बात, सर आपने बात करी नेचर ऑब्जेक्टिव की, अब जब नेचर वाली बात आ जाती है तो अब आपका एक्सपर्ट का काम कैसे अच्छा हो सकता है, वो तभी अच्छा हो सकता है अगर आपने उसके लिए इंटरनल कंट्रोल, तो भाई एक्सपर्ट के लिए इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं है, ये ध्यान रख लेना। मतलब नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी, अगर आप एक्सपर्ट को बुला रहे काम करवाने लगे हो तो प्लीज अपने इंटरनल कंट्रोल्स को भी अच्छा रख लेना जो एक्सपर्ट को काम आए। और उसके बाद में क्या, जो ये नेचर हम बात करते हैं एक्सपर्ट की, उसके अंदर छुपी होती है क्या, कि नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, कि भाई जो भी एक्सपर्ट जो काम करेगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसका नेचर ऑफ द मैटर क्या रहेगा, मतलब कितने काम के लिए, कितने काम के लिए का मतलब क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसका नेचर क्या है। तो नेचर का मतलब क्या हो गया कि नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, भाई जो काम वो करने वाला है उसको कितना कॉम्प्लेक्स है, और अगर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो डेफिनेटली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी क्या होने वाली है हमारी, फिर ज्यादा होने वाली है। क्या बात मेरी क्लियर है? सर यही वाले सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे नीचे लिखे हुए, आपको ऐसे याद नहीं रखने। कैसे याद रखने हैं सर? सिंपल सी बात है, जब भी आप बात करोगे कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के बेसिस पे ऑडिट एविडेंस का नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट कैसे इफेक्ट होता है, तो पहले नंबर पे उसे लाया कौन, अगर मैनेजमेंट ने उसे एम्प्लॉयमेंट दी है या मैनेजमेंट ने उसको पार्टली बेसिस पे हायर किया है। अगर वो पार्टली बेसिस पे आया तो बहुत बढ़िया, अगर मैनेजमेंट ने हायर किया तो क्वेश्चन आ जाता है कि उसके ऊपर मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस और कंट्रोल कितना है। अगर वो चीजें कवर हो जाती है तो उसके बाद आप आओगे कि एक्चुअली में जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट है या नहीं है, मतलब उसके बाद टेक्निकल, प्रोफेशनल और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। जब ये वाली बात हो जाती है तो चौथा वाला पॉइंट क्या आता है सर, जब वो ये कर लेगा तो हम फिर उसको कहते हैं कि भाई तो आया है, तो उसका मतलब क्या जाती है सर, उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या रहता है, उसके काम का क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आप उसको ले आते हो तो आप उसको अच्छे कंट्रोल पहले बना के देते हो, नेचर एंड कंट्रोल एंटिटी के अंदर बढ़िया होने चाहिए जो एक्सपर्ट यूज कर पाए, वरना भी रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट हाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। फिर आया क्या कि सर उसकी जो वो काम के लिए उसको लाए हैं तो उसका काम कितना कॉम्प्लेक्स है, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का हाई होना भी तय है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इस मैटर में कितनी है, तो ये भी क्या करता है, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट क्या कर देगा, ऑडिट प्रोसीजर का बदल देगा। तो क्या मेरा नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर का बदल जाएगा जब ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे डिसीजन लूंगा? बिल्कुल बदल जाएगा। ये मेरा टॉपिक कौन सा खत्म होता है यहाँ पे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला खत्म होता है। अब वो क्या कहता है, वो एक बात बोलता है कि अगर मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, कभी कभी इन्फॉर्मेशन क्या करती है, एंटिटी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है, ऑडिटर को बोलती है ये ले भाई इन्फॉर्मेशन जो तूने मुझे मांगी थी। जब भी वो ऑडिटर को क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन अगर कोई एंटिटी देती है तो उसे देखना है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस होनी चाहिए। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आए मेरे पास, उसको वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, मतलब वो सफिशिएंटली प्रिसाइज होनी चाहिए और डिटेल भी होनी चाहिए। मतलब वो इन्फॉर्मेशन क्या हो, सफिशिएंटली प्रिसाइज होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए मेरे ऑडिट पर्पस के लिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। चार बातें आपको, ये वर्ड्स आपको क्या करेंगे, कीवर्ड्स का काम करते हैं। क्या ये वाली बात हमारी क्लियर है या नहीं है यहाँ तक? बिल्कुल सर, यहाँ तक क्लियर है। सर अभी भी कुछ बचता है क्या? बचता तो है एक अच्छा सा टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वो क्या है सर? वो टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं सिलेक्टिंग आइटम्स। सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। कि सर आप आइटम्स को कैसे सिलेक्ट करते हो ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस। कहीं ना कहीं ये वाला आपका स्टैंडर्ड लीड करता है 530 की तरफ। जब सैंपलिंग की बात करते हैं ना, ये यहां से इसका जो लिंक है वो 530 को लेके जाता है, तभी हम इसके बाद यूजली 505 से पहले 530 पढ़ते हैं, ताकि 530 यूजली यहां से लिंक होने लग जाता है। तो वो भी यही कहना चाह रहे हैं, क्या हम ऑडिट एविडेंस की बात कर रहे हैं, हमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ये तो हम चाहते ही हैं, और हम टीओसी लगाते हैं, ये भी हम चाहते हैं। तो वो कहता है कैसे आप आइटम को सिलेक्ट करते हो जो हेल्प करती है किसके अंदर, आपकी टेस्टिंग करने में, क्या कि ऑब्टेन करने में, क्या ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के अंदर। तो मैंने बोला ऑडिटर के पास तीन चीजें होती हैं जी, तीन बातें, कि या तो वो सिलेक्ट कर सकता है 100% आइटम्स, मतलब सिलेक्ट ऑल आइटम्स, या फिर वो कर सकता है स्पेसिफिक आइटम्स को सिलेक्ट, या फिर वो सैंपलिंग मेथड को यूज कर सकता है। ये तीन तरीकों से ऑडिटर क्या करता है, सिलेक्ट करता है कि मुझे किसकी टेस्टिंग करनी है, किसकी टेस्टिंग नहीं करनी। ठीक है सर, तो सिंपल वाला क्या है, सिंपल वाला है सिलेक्ट करना सारी आइटम्स को। सारी आइटम्स का मतलब क्या है सर? सर सारी आइटम्स का मतलब होता है कि सिंपल है कि पहले ऑर्डर क्या करता है, डिसाइड करता है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है टू एग्जामिन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ आइटम्स, कि भाई मुझे, मेरे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, कि मुझे क्या कर लेना चाहिए, मेरे को एंटायर क्या चाहिए, पॉपुलेशन ऑफ आइटम्स को चाहिए जिसको मैं क्या कर लूं, टेस्ट कर लूं। जब इसकी बात आती है तो तीन बातें बोली गई, 3 मार्क्स के अंदर बहुत जरूरी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। क्या, जब वो 100% की बात करता है वो क्या बातें बोलता है, वो कहता है सारी की सारी आइटम वो वाली जो स्मॉल हो लेकिन वैल्यू में हाई हो।
मतलब सर ऐसी पॉपुलेशन जो स्मॉल नंबर में हो लेकिन लार्ज वैल्यू आइटम्स हो, ऐसी पॉपुलेशन चूज कर ले जिसके अंदर वैल्यू सारी की सारी लार्ज आ रही है लेकिन वो कम ही है, कुछ ऐसी कम आइटम्स है जिनकी वैल्यू सारी लार्ज आ रही है, उन सबको चेक कर लो, सारी की सारी 100% चेक कर लो, ठीक है। सारी की सारी 100% आइटम चेक कर लेना जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क हो, जहां जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क हमने पढ़ा हुआ है बिल्कुल वो सारे फैक्टर्स वाली आइटम को क्या कर लो 100% चेक कर लो। और तीसरा, जो भी रेपिटेटिव नेचर की आइटम्स है, जो भी रेपिटेटिव नेचर की मतलब एक होमोजीनियस जैसी है यार, एक जैसी तो है, तो सारी रेपिटेटिव नेचर की जो भी आइटम्स है जिसके अंदर कैलकुलेशन या अदर प्रोसेस परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम, कहीं ना कहीं आप इंफॉर्मेशन का सिस्टम का यूज करके सारी की सारी रेपिटेटिव नेचर वाली को अगर चेक कर सकते हो एक साथ, क्योंकि उसके अंदर मेहनत थोड़ी सी कम लगेगी, तो आप बेटर है कि 100% चेक कर लो, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है पूरा का पूरा, आईटी को यूज करके आप सारी की सारी होमोजीनियस नेचर वाली को सारी आइटम को क्या कर लो 100% चेक कर सकते हो, तो कर लो। अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से पड़ रहा है तो बहुत बढ़िया, तो कर लो। तो सिंपल सी बात है, कौन कौन सी सारी की सारी आइटम चेक कर लेंगे जिसका पॉपुलेशन का साइज तो स्मॉल होगा लेकिन वैल्यू हाई होगी, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट रिस्क वाली सारी, और लास्ट में जहां पे भी रेपिटेटिव नेचर वाली है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज कर सकते हो, जिसको वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अगर आप 100% चेक कर सकते हो तो कर लो। ये तीन बातें तो किसके अंदर आ जाती हैं सर, सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स के अंदर आ जाती है। फिर आता है सर सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम, जिससे पहले हमें क्या करना चाहिए, लास्ट ऑडिट सैंपलिंग, थर्ड वाला, क्योंकि सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। ऑडिट सैंपलिंग क्या बोल रहा है, सिंपल है, सैंपलिंग करके देख लो, जब भी आपको मौका मिले आप सैंपल ड्रॉ कर लो और सैंपलिंग के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो ऑडिट एविडेंस को, किसकी टेस्टिंग करनी है किसकी नहीं करनी। तो एविडेंस ऑडिट एंड सैंपलिंग का मतलब है सिंपल सैंपलिंग के बेसिस पे कंक्लूजन को ड्रॉ करना, ठीक है। ऑडिट सैंपलिंग में जब पढ़ेंगे 530 में कवर हो जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्टेड बाय इंक्लूड, कि हम ना कुछ स्पेसिफिक आइटम्स की सिलेक्शन कर सकते हैं लेकिन वो स्पेसिफिक आइटम्स की सिलेक्शन का बेसिस क्या होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल बोला क्या, सबसे पहले आता है कि स्पेसिफिक आइटम्स है वो वाली आइटम्स लो जो हाई वैल्यू और की आइटम्स हो, इसको भी थोड़ा तवज्जो देंगे, जैसे हमने अदर को दिया था ना, यहाँ पे इसको देंगे हाई वैल्यू और की आइटम्स, मतलब सर ऐसी आइटम्स अपने आप में नाम में बता रहे हैं जो हाई वैल्यू, भाई हाई वैल्यू सारी चेक कर लेना, स्पेसिफिक आइटम्स में वो सारी ले लो जो हाई वैल्यू हो तो ले ही लो। क्या हाई वैल्यूज को 100% चेक करते हैं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं लार्ज वैल्यू आइटम्स यहाँ पे बोला, कहीं ना कहीं जितनी भी हाई वैल्यू आइटम्स होती हैं, कहीं ना कहीं मेरा फोकस रहता है कि मैं उसको सबको चेक कर लूँ, वो मेरे सिलेक्टेड में होंगी, बिल्कुल होंगी, उसकी मैं 100% सिलेक्शन कर सकता हूँ, मैं 100% अलग पढ़ के आया हूँ। पहले पर में क्या बोला है, पहले वो बोल रहा है कि क्या सिलेक्टिंग ऑल आइटम, मतलब ऑल आइटम को सिलेक्ट करने का मतलब है कि सारी आइटम ले लें। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि सारी आइटम ले रहे हैं, हम सारी आइटमों में से सिर्फ हाई वैल्यू आइटम्स ले रहे हैं, वो सारी ले रहे हैं। यस और नो, यस सर, समझ आ गया। और की आइटम्स, अब सर वो की आइटम्स कौन सी होती है, की आइटम्स को जानने के लिए की आइटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना पड़ेगा। सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर होती है सर वो की आइटम, तो याद कैसे रखेंगे सर, की आइटम्स वही होंगी जिसके अंदर रिस्क होगा, सिंपल सी बात है। अरे भाई मेरे को स्पेसिफिक आइटम को वही तो चूज करना है ना, उसी के लिए तो मेरे को क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है जिसके अंदर रिस्क हो, रिस्क के बिना मुझे करना ही क्या होता है, कुछ भी नहीं। हाई वैल्यू में रिस्क छुपा होता है इसलिए हाई वैल्यू ले ली। की का मतलब क्या है, जो रिस्क प्रोन हो, रिस्क प्रोन का मतलब क्या होगा सर, रिस्क प्रोन वो जो सस्पिशियस लगे, रिस्क प्रोन वो जो अनयूजुअल लगे, और रिस्क प्रोन वो जिसका हिस्ट्री ऑफ एरर, सिंपल। तो सर अच्छा, सर इसका मतलब सिंपल सी बात है, कौन सी आइटम मुझे सिलेक्ट करनी होती है, तो हाई वैल्यू तो कर ही लो, हाई वैल्यू के साथ में वो सारी भी कर लो जिसके अंदर तुम्हें रिस्क नजर आ रहा है। सर रिस्क कैसे जानू, कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है कर लो, कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है कर लो। सर सस्पिशियस हो गया, अनयूजुअल हो, कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रिस्क को नहीं समझा रहा, बिल्कुल सर वही समझा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सस्पिशियस लग रहा है ना, फ्रॉड और एरर के चांसेस लग रहे हैं, कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद जहां पे भी तेरे को क्या लग रहा है, अनयूजुअल लग रहा है, कर लो। जो भी तेरे को हिस्ट्री ऑफ एरर है, इसके अंदर एरर होता ही रहा हर साल, पिछले ऑडिट्स में इस वाले केस में क्या आता है, एरर आता है, तो उसको भी सिलेक्ट कर लो, इसको चेक करना जरूरी अपने आप बन जाता है। क्या हमारी बात क्लियर है सर, क्लियर है। तो मतलब सस्पिशियस, अनयूजुअल, रिस्क प्रोन और हिस्ट्री ऑफ एरर, ये चार बातें हैं, तो एक नंबर पे ये है, दो, तीन, चार, ऐसे याद रहेगा। क्या याद रहेगा सर, याद रहेगा। तो मतलब पहले नंबर पे सिलेक्ट कौन कौन से आइटम करते हो, हाई वैल्यू आइटम करते हो और की आइटम्स करते हो। की आइटम मतलब जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या छुपा होता है, रिस्क छुपा होता है, मतलब जो रिस्क प्रोन होती है, रिस्क प्रोन कैसे होंगी, या तो सस्पिशियस होंगी, या अनयूजुअल होंगी, या फिर जिनका हिस्ट्री ऑफ एरर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है सर, क्लियर है। उसके बाद ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट, आप कभी कभी क्या करते हो, मटीरियलिटी के बेसिस पे कोई क्या पर्टिकुलर एक अमाउंट चूज करते हो कि हाँ यार इससे ऊपर वाली होगी तो मटीरियल होगी वरना नहीं होगी, तो वही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट जब आप डिसाइड करते हो, उससे ऊपर की आइटम्स को क्या कर सकते हो, अपने सिलेक्टेड आइटम्स के अंदर मान सकते हो। क्लियर है। और आइटम्स टू ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन, आप कभी कभी आपके अंदर क्या होता है, आपको लगता है कि मुझे इस आइटम को सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, मतलब मेरा क्या है कि मुझे चाहिए भाई इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन, ये ऐसा एरिया है जहां मुझे पता है कि मैनेजमेंट ना कहीं कुछ ना कुछ करती है, ये सिलेक्टेड आइटम है, मुझे इसके ऊपर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं इसके ऊपर टेस्टिंग करनी है। मतलब अगर आपको किसी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन वाली आइटम को सिलेक्ट करना है, अगर आप क्यूरियस हो टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट ट्रांजेक्शन, तो भी आप उसे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट है यार, सब रोक नहीं सकते हो। अगर उसे लगता है किसी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, उसे चेक करना है, टेस्टिंग करनी है, तो आपको उसे करनी देनी पड़ेगी। ऑडिटर का अपना पर्सनल डिसीजन है, उसकी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे आया है। क्या मेरी बात क्लियर है सर, क्लियर है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रखा है कहां पे,
सर एमटीपी मई 24 के अंदर प्लीज जाके इस क्वेश्चन को जरूर देखना, वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मैं जरूर कराऊंगा जब टाइम आएगा। अभी मैंने सारे मार्क कर रखे हैं, क्वेश्चन की हम पूरी क्लास करेंगे, साथ साथ करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है, मतलब सिंपल सी बात सर क्या होगी, जब आप सिलेक्टिंग किसकी बात करते हो, सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स की बात करते हो, तो उसके अंदर आता है पहले तो सिलेक्टिंग क्या करना, 100% आइटम को सिलेक्ट कर लेना। उसके तीन फैक्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए, कौन कौन सा, कि स्मॉल नंबर में लार्ज वैल्यू आइटम्स को सिलेक्ट कर लेना। दूसरा वाला कौन सा था सर? दूसरा वाला कौन सा था? सिग्निफिकेंट रिस्क वाला। तीसरा वाला कौन सा था सर? तीसरा वाला कौन सा था? जहां पे रेपिटेटिव नेचर होती है और आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके क्या कर सकते हो, आपको कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में चेक कर सकते हो, कर लो। जब आप किसी सिलेक्टिव स्पेसिफिक आइटम की बात करते हो, उसके लिए हाई वैल्यू और की होनी चाहिए। की का मतलब है रिस्क प्रोन, रिस्क प्रोन का मतलब है सस्पिशियस अनयूजुअल, और लास्ट में क्या बोला था? सस्पिशियस अनयूजुअल और प्रोन टू एरर्स। ये नहीं सर, हिस्ट्री ऑफ एरर्स, वेरी गुड। उसके बाद सर क्या आया, जो सर्टेन अमाउंट से ऊपर होंगी वो सिलेक्ट करना चाहते हो, या जिसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है मुझे चाहिए, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट आता है ऑडिट सैंपलिंग। क्या क्लियर है सर? क्लियर है सर। इसके बाद क्या एंड कर दूं? मैं कर दूंगा, करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और कर लो। क्या सर? लास्ट ऑडिट ट्रेल, ये भी देख लो यार। ऑडिट ट्रेल क्यों करना होता है? क्योंकि ऑडिट ट्रेल ना ऑडिट एविडेंस से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं अब 1.5 घंटे का लेक्चर बना लेते हैं, 3-4 मिनट पढ़े, 3 मिनट पढ़े, 3 मिनट में टॉपिक खत्म, 1.5 घंटे में पूरा का पूरा 500 विद एक्स्ट्रा छोटे बड़े टॉपिक्स भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलो सर, ऑडिट ट्रेल क्या है सर? ऑडिट ट्रेल कुछ नहीं होती। ऑडिट ट्रेल बेसिकली एक क्या होती है, एक ट्रेल बनाई जाती है, जिससे आपने कभी भी अगर किसी एविडेंस के ऊपर आना हो, उसे लिंक करना हो, उसे पुरानी बातों से जोड़ना हो, एक हिरार्की पूरी की पूरी फॉलो करनी हो, तो आप उसको कर पाओ, तो उसे ऑडिट ट्रेल बोलते हैं सर। सिंपल सी बात है। क्या जैसे जैसे मार्कर है वो मैंने सारे पॉइंट्स है, देखो देख लेते हैं। क्या एक डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। ऑडिट ट्रेल का मतलब है डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ से शुरू हुआ, पहले कॉन्ट्रैक्ट आया, फिर इनवॉइस आया। याद है जो हमने ऊपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए जो बात देखी थी, वही वाली बात है। वो क्या है? डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट आना, इनवॉइस बनना, एंट्री करना, जर्नल में डालना, लेजर बनाना, लेजर के बेसिस पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना, ये सारे क्या हो रहे हैं? ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड फ्लो ट्रांजैक्शन होता है। किस में हेल्प करती है? इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करती है। टू हाउ टू सोर्स डॉक्यूमेंट वाज ट्रांसलेटेड, कि वो जो सोर्स का डॉक्यूमेंट था, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बेसिस पे इनवॉइस बना था, वाज ट्रांसलेटेड इनटू अकाउंटिंग एंट्री। तो क्या वही वाली बात नहीं होगी? कॉन्ट्रैक्ट आया, उससे इनवॉइस आया, उससे अकाउंटिंग एंट्री बनी। तो वो कहना चाहता है ये सोर्स को आप चेक करते हो कि आप कैसे लिंक कर रहे हो, कि इसके बेसिस पे आपने कैसे अकाउंटिंग एंट्री करी होगी। इसका मतलब होता है ऑडिट की ट्रेल बनाते चल रहे हो। पीछे पीछे जाने के आपके पास सारे मीडियम है, कुछ भी चेक करना चाहते हो उसके पीछे जाके चेक कर सकते हो। मतलब अगर मुझे ये चेक करना है, मैं इनवॉइस देख लूँ, इनवॉइस देखने कॉन्ट्रैक्ट देख लूंगा, क्या कर पा रहा हूँ? यस सर। क्या ये यूज किया जाता है ऑडिट एविडेंस? बिल्कुल यूज की जाती है। ऑडिट ऑडिट एविडेंस की तरह यूज होती है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एस्टेब्लिश करती है ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। कहीं ना कहीं जब आप क्या चेक कर रहे हो, जब आप चेक कर रहे हो उसकी ट्रेल पूरी की पूरी, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आप उसकी ऑथेंटिकेशन चेक कर रहे हो और उसकी इंटीग्रिटी चेक कर रहे हो कि एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन हुई है ना, सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है। और हेल्प करता है किसके अंदर? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द सिस्टम एंड यूजर एक्टिविटी। कहीं ना कहीं जो भी आपने क्या करा है सिस्टम के अंदर, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी यूजर ने एक्टिविटी करी है, वो सारी भी क्या रहती है? रिकॉर्ड रहती है। फिर ये क्या? एक स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है। किसका सर? फॉर विच अकाउंटिंग, ट्रेड डिटेल्स और अदर फाइनेंशियल डेटा कैन बी ट्रेस्ड टू देयर सोर्स। तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात बोल रहे हैं, एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देता है जिसके अंदर जो भी आपने क्या करा है, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करी है, कोई भी ट्रेड की डिटेल्स डाली है, कोई भी फाइनेंशियल डेटा डाला है, वो क्या करा जा सकता है? अपने सोर्स से ट्रेस किया जा सकता है। बेसिक इसका काम इतना ही है। आपने कोई इन्फॉर्मेशन आगे है, उसका सोर्स ढूंढना है, तो आप ऑडिट ट्रेल का यूज करते हो। जहां ऑडिट ट्रेल होगी वहां आपको सोर्स मिल ही जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या क्लियर है सर? क्लियर है। ये क्या करता है? हेल्प करता है वेरीफाई एंड ट्रैक करने के लिए मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन का। कोई भी ट्रांजेक्शन को अगर आपने वेरीफाई ट्रैक करना होगा, उसकी ऑडिट ट्रेल मिल जाएगी, तो आप अच्छे से ट्रैक कर पाओगे। ठीक है जी। कहीं ना कहीं क्या किसका काम करती है ये? ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड कीपर। अब ऑब्वियसली ऑडिट ट्रेल के अंदर पूरा का पूरा कहां से, कॉन्ट्रैक्ट से लेकर सोर्स से लेकर सब कुछ तक का तो रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कीपर होती है, बिल्कुल होती है। जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं फ्रॉड, मटेरियल एरर्स एंड अनऑथराइज यूज। कहीं ना कहीं आपके पास अगर प्रॉपर तरीके से ट्रैक बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली अपने फ्रॉड्स को कम कर पाओगे, क्योंकि जब आपको सोर्स तक का आइडिया होगा तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है सर। एनहांस करती है ऑडिट ट्रेल। क्या एनहांस करती है? हेल्प्स टू एनहांस इंटरनल कंट्रोल एंड डेटा की सिक्योरिटी। जब आपने इतनी बढ़िया तरीके से ट्रेल मेंटेन कर रखी होगी, उसका यूज करके आप इंटरनल कंट्रोल्स एनहांस कर पाओगे, कि जहां जहां पे गलती लग रही हो वहां पे कंट्रोल लेके आ पाओगे और डेटा सिक्योरिटी को बेटर कर पाओगे। क्या हेल्प करती है? फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में। ऑब्वियसली ऑडिट ट्रेल के अंदर आपको पता है कि क्या कौन से किस तरीके से ट्रेल चल रही है, तो आप जहां जहां पे जरूरत है वहां पर अपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर पाओगे और प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है सर। हेल्प्स एंटिटीज इन देयर रेगुलर सिस्टम ऑपरेशंस। कहीं ना कहीं हेल्प करती है जितने भी रेगुलर ऑपरेशंस होते हैं, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, वहां पे एंट्री को हेल्प करती है ऑडिट ट्रेल। सर अब आता है पॉइंट क्या? सर ये वाली कहानी, ये कहानी अलग है। ये अलग क्यों है? वो बोलता है सिंपल सी बात है कि भाई देखो, ऑडिट ट्रेल अगर आप कर रहे हो और पूरा का पूरा इतना कुछ रिकॉर्ड क्लियर कर रहे हो, सारा कुछ आपको सिस्टम में रखना भी है सोर्स से लेकर एंड तक का, तो कॉस्टली अफेयर होगा। ये कॉस्टली अफेयर होगा, टाइम इन्वॉल्व करेगा, यस सर। और कहीं ना कहीं हाउएवर यूज ऑफ ऑटोमेटिव टूल्स आप यूज कर सकते हो जब भी आप क्या करना चाहो, एनालाइज करना चाहो लार्ज वॉल्यूम्स। एनालाइज लार्ज वॉल्यूम्स करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज तो करना ही पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो लिमिटेशंस क्या होगी? कॉस्ट होगी, लिमिटेशंस, टाइम इन्वॉल्व होगी, और कहीं ना कहीं ऑटोमेशन टूल का यूज करना भी एक अपने आप में लिमिटेशन निकल के आ जाती है। सर उसके बाद पूछते हैं एडवांटेजेस बता दो। ये एडवांटेजेस है, ये ऊपर लिमिटेशन थी, ये लिमिटेशन थी, एडवांटेजेस लास्ट है, खत्म करेंगे। सर क्या एडवांटेजेस कौन सी होती है सर? कहीं ना कहीं वो क्या करता है? इंस्पायर करता है कॉन्फिडेंस इन ऑडिटर। और अगर ऑडिट ट्रेल बनी होगी, ऑडिटर को पता, अच्छा आप लोगों ने ऑडिट ट्रेल बना रखी है, हाँ सर हमारी ऑडिट ट्रेल, हर चीज की ऑडिट ट्रेल, आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट से लेके लास्ट तक सब कुछ मिलेगा, तो मैं कहूंगा मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे यहाँ इसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल्स बेटर होंगे, इसकी वजह से मैं अच्छे से चेक कर पाऊंगा
ट्रैक होगा, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ये सारी बातें जो ऊपर पढ़ के आई वो मेरे लिए क्या काम करती हैं, एडवांटेज का काम करती हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैं वेरीफाई कर पाता हूँ कंट्रोल सही तरीके से है या नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग इफेक्टिवली कर रहे हैं नहीं कर रहे, ऑडिट ट्रेल मुझे अच्छे से समझा देगी। मेरे को वेरिफिकेशन में हेल्प करती है, जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब ऑथराइजेशन वगैरह का मुझे कंसेप्ट समझ आ जाएगा। मेरी डेटा सिक्योरिटी एनहांस हो जाएगी, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया। कहीं ना कहीं मेरे प्रोसीजर्स को क्या करते हैं, मेरे ऑडिट प्रोसीजर को भी मैंने परफॉर्म करना है, उसकी रिलायबिलिटी भी इंक्रीज करने में, और मतलब उस प्रोसीजर मेरे अच्छे हो पाएंगे, और मेरे रिलायबिलिटी ऑडिट एविडेंस की भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अगर ऑडिट ट्रेल मेंटेन कर रखी होगी तो सिंपल सी बात है, ज्यादा नहीं पढ़ना, बस एक बार रीड करना है। अब नहीं आता, पहले आता था क्वेश्चन, बट फिर भी कभी कभी क्या करता है, तंग करता है कि एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑडिट ट्रेल। तो सिंपल है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल के बारे में अच्छे से बताती है, कहीं ना कहीं मेरे को ऑडिट प्रोसीजर्स के मैं अच्छे से बेटर परफॉर्म कर पाता हूँ, मेरा रिलायबिलिटी ऑडिट एविडेंस बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं मेरे को वेरिफिकेशन और वाचिंग करने में भी हेल्प करती है ऑडिट ट्रेल। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो जाता है सर, यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है हमारा एस ए 500। आई होप आप लोगों को ये एस अच्छा लगा होगा, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत छोटे छोटे एरियाज है, 3 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसमें से बन सकते हैं, उनको मिस नहीं करने का, याद रखने का, बार बार बस उसको रीड करना है और फ्लो समझना है। अगर आप लोगों ने रट्टा मारा तो रट्टे, इतने सारे रट्टे नहीं लग सकते, ये तो क्लियर है। तो बताना क्या आप लोगों को वो सारे के सारे फ्लो जो मैंने बनाए, क्या वो एक्चुअली में लगा कि हाँ वो सेंसिबल फ्लो में याद रखना आसान है? पहले बताना जरूर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को मजा आया या नहीं आया स्टैंडर्ड करके। और एक्चुअली में स्टैंडर्ड जितना स्मॉल दिखता है, एक सच्ची सच्ची लाइन बताना, क्या ये आपको उतना छोटा लग रहा है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है या नहीं है, ये भी क्लियर करना। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आई होप आप लोग कमेंट्स में करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मुझे अपने जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं कमेंट्स में लिखते रहेंगे, और बिल्कुल नहीं रुकेंगे जब तक पेपर पास करने के बाद ऑडिट के अंदर आपको दिखे वो नंबर जो आपको कॉन्फिडेंस दे ऑडिटर बनने का कल, तब से पहले आपने नहीं रुकना है। तब तक मैं आपके साथ हूं, मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके लिए, आप अपने लिए मेहनत करते रहना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। बहुत सारा प्यार एंड ऑल द वेरी बेस्ट।